हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम एग्जाम आइडिया का सैंपल पेपर नंबर 3 सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहले है सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस सरफेस, गॉसियन लॉ ना। तो पहले बताना है कि आपका जो स्टेटमेंट है गॉस लॉ के लिए कौन सा ठीक है। पहला ऑप्शन है बच्चे, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बेटा, ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता है गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस होते हैं ना, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वो ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री। ये भी बेटा गलत बात है, वो शेप पे या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बेटा गलत है। चौथी बात क्या लिखी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ये बात सही है बेटा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पे मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। ठीक है। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कैपेसिटर प्लेट आर चार्ज बाय बैटरी विद वोल्ट वी। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब with dielectric constant K is inserted between its plate. The potential across the plate of the capacitor will become। देखो बेटा, सीधा क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ इसमें ना। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल ही पूछा जाएगा ना। आपको इससे रिलेटेड 4 से 5 चीजें पूछ सकता है कुछ भी ना, कि इन चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, समझना। देखो बेटा, आपके पास क्या है बेटा, मान लो एक आपके पास कैपेसिटर है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है। आपने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है। आपने इसे की के साथ जोड़ के, आपने जो बैटरी है वो वी वोल्ट की बैटरी है। आपने क्या काम करा, जैसे आप की क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज आया वो सी है। सॉरी, कैपेसिटेंस कितना है उसका, सी है। उसमें मैक्सिमम चार्ज कितना है बेटा, क्यों आ गया। इसमें जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है उसकी वैल्यू ई है। यहाँ पोटेंशियल जो है वो वी है, और जो बेटा यहाँ एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो मान लेते हैं यू है। ठीक है। ये इनिशियली है कि जब वो फुल्ली चार्ज हो चुका है ना। अब यहाँ पे दो केस है, कि पहली बात तो ये कि हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया है। हमने के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक पुट अप कर दिया इसके बीच में। अब होगा क्या, यहाँ पे पहला केस है कि हम बैटरी को लगाए रखते हैं। दूसरा केस है कि हम बेटा बैटरी को हटा देते हैं। देखो, दूसरा केस मैं यहाँ बना रहा हूँ कि आपने डाइलेक्ट्रिक पुट कर रखा है कैपेसिटर के बीच में, लेकिन आपने बेटा बैटरी रिमूव कर दी है। तो इस वाले में क्या है, डिस्कनेक्ट कर दिया है बैटरी को, और इस वाले में बेटा कनेक्टेड ही है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है। दोनों केसेस में आपको बताना है कि यदि वो रिमेन्स कनेक्टेड रहा तो इन 5 फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। यदि आपकी बैटरी आपने हटा दी तो इन 5 फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा, आपको पता है, एक बात आप जानते हैं अच्छे से, कि जो कैपेसिटर है का जो कैपेसिटेंस है, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते हैं तो बेटा कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है इनिशियल का ना। तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया। दूसरी बात देखो, जैसे आपने बैटरी यहाँ लगा रखी है, यदि आपकी बैटरी अटैच है, इसका मतलब आपका वोल्टेज में कोई कमी नहीं आएगी। कंटिन्यूसली वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब बेटा जो आपका वोल्टेज है वो सेम रहेगा। तो जो वी डैश है वो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा। यदि आपका वी सेम है तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, क्योंकि आपने सुना है ई इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन में डी आर होता है। तो बेटा ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है। जितना पोटेंशियल यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये भी आपका रिमेन्स सेम बना रहेगा। ठीक है बच्चे। चौथी चीज क्या है, चार्ज। देखो बेटा, आपको पता है क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो नया चार्ज मान लेते हैं क्यू डैश हो गया, तो दिस विल बी सी डैश और वी डैश। सी डैश कितना हो गया बेटा हमारे पास, के इंटू सी, और पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास, सेम है। दिस विल बी के टाइम्स ऑफ सी इंटू वी, पुराना है, ये क्यों हो गया, मतलब जो चार्ज है आपका वो के टाइम्स हो गया, चार्ज बढ़ गया आपका। ठीक है। पांचवी चीज आपकी एनर्जी। बेटा एनर्जी होती है यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ एनर्जी यू डैश मान लेते हैं, ये सी डैश ये वी डैश। तो सी डैश क्या हो गया बेटा, के इंटू सी हो गया। वी डैश हमारा क्या हो जाएगा, वी तो सेम ही है, दिस विल बी वी स्क्वायर। तो इसे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा ओपन करके, 1/2 सी वी स्क्वायर, और ये के टाइम्स। तो आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, के टाइम्स हो गई। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी के टाइम्स, चार्ज भी के टाइम्स, लेकिन इलेक्ट्रिक और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है वो सेम रहा, और कैपेसिटेंस क्या हो गया बेटा, के टाइम्स हो गया। लेकिन ये कब हुआ, जब आपने बैटरी लगाए रखी। तो दूसरा केस क्या बनेगा यहाँ पे, जब आपने बैटरी को हटा दिया। देखो बेटा, जैसे ही आपने बैटरी हटाते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो चार्ज था इसके अंदर, जो कैपिटल क्यू चार्ज था, वो अब क्या होगा, जितना चार्ज था उतना ही बना रहेगा। एक्स्ट्रा चार्ज तो सप्लाई करेगी नहीं बैटरी। तो बेटा पहली बात तो क्या हो गया, चार्ज आपका सेम रहेगा। क्यों जो है बेटा सेम हो गया, रिमेन्स सेम, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपको पता है कैपेसिटेंस तो बेटा के टाइम्स हो ही जाना है, तो ये हो गया के इंटू सी। तीसरी चीज आप यहाँ से निकाल सकते हैं वोल्टेज, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी वी होता है।
तो बेटा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन में सी डैश हो जाएगा। क्यू डैश क्या है बेटा, क्यू तो क्यू ही है, लेकिन सी डैश हो गया k इंटू सी। तो दिस विल बी 1 अपॉन k, क्यू अपॉन सी, और क्यू अपॉन सी पुराने वाला वोल्टेज है, दिस विल बी v अपॉन k। इसका मतलब जैसे आपने बैटरी हटा दी है तो आपका वोल्टेज कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन k टाइम्स ऑफ v रह गया। चौथी बात क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा सेम वे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 अपॉन k टाइम्स हो जाएगा। पांचवी बात बेटा एनर्जी, यू क्या होता है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ सी डैश वी डैश हो जाएगा। ये सी डैश क्या है बेटा, ये हो गया k टाइम्स, और वोल्टेज कितनी है, 1 अपॉन k है, दिस विल बी वी स्क्वायर बाई k स्क्वायर। k से एक k कट गया, तो बच्चे ये भी क्या आ गया, 1 अपॉन k इंटू हाफ सी वी स्क्वायर। तो बेटा ये आपकी क्या होगी, एनर्जी भी 1 अपॉन k टाइम्स हो गया ना। तो ये आप दोनों चीजें ध्यान रखना अच्छे से ना, कि जब आपने बैटरी लगाए रखी, कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, और जब आपने बैटरी हटा दी और कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, तो इन 5 फैक्टर में क्या क्या फर्क पड़ता है। देखो बेटा, आप क्वेश्चन पे आते हैं वापस ना। क्वेश्चन में क्या बोला था इसने, कि आपने जो है बैटरी हटा दी है, देखो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए बीच में ना, तो वोल्टेज पे फर्क देख रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला केस है, सेकंड वाला केस, तो वोल्टेज कहाँ है बेटा, ये रहा वोल्टेज ना, वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के टाइम्स ना। इसका मतलब आंसर क्या होगा, v अपॉन के। तो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे आप, क्या सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस v ऑफ ए सेल एज ए फंक्शन ऑफ i। आपका जो ग्राफ है वो v और i के बीच में बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, आपको बताना क्या है, द इंटरनेशन ऑफ द सेल वुड बी, आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो आपके पास स्मॉल आर का फॉर्मूला पता ही है। पहली बात तो आप ये देख लो, यदि आपका करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, यदि मैं ईएमएफ निकालना चाहूँ, तो बेटा यदि करंट जीरो है, करंट जीरो होती आपने पढ़ा है v इजकल टू ई माइनस आई आर वाला फॉर्मूला। करंट जीरो होते ये टर्म हट गया, तो जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज फाइन जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना रहेगा, 5.6 वोल्ट रहेगा। अब आपको R निकालना था, तो बेटा इंटरनेशनल के लिए क्या हो जाएगा, सीधा R तो ऑटोमेटिकली V अपॉन I हो जाएगा, तो E अपॉन में I कर दो इसको। सो E हमारे पास कितना है बेटा, 5.6 है, और I कितना है हमारे पास, मैक्सिमम आपका 2 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, ये कट गया यहाँ से, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, ये आ गया बेटा 2 8 जा 16। ठीक है, 2.8 ओम। इसका मतलब इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बेटा एमसीजी से, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20%। जो आपकी करंट सेंसिटिविटी है, ये आपकी क्या होती है, आईजी से लिखते हैं इसके हम ना, ये आपकी कितनी बता रहा है, ये आपने 20% बढ़ा दी है ना। तो जो नई करंट सेंसिटिविटी बन गई वो क्या बन गई, आईजी पुराने वाली थी उसमें आपने 20% का ऐड कर दिया, 20 अपॉन 100 इंटू आई। ये हो गया बेटा 1/5, तो आई जी प्लस 1/5 ऑफ आई जी आपने ऐड कर दिया, तो बेटा ये बन गया हमारे पास 6/5 आई जी। ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला आगे, इफ द रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज बाय 20%, जो आपका रेजिस्टेंस था वो हो गया मान लो R प्लस 25%, तो ये हो गया बेटा 25/100 इंटू आर, ये बढ़ गया यहाँ से, तो बेटा जो R डैश आया हमारे पास वो बन गया 1/4 ऑफ R, बढ़ा दो उसमें, तो ये बन गया बच्चा 5/4 R। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज वाली सेंसिटिविटी होती है, वीजी लिखते हैं इसको ना, ये होता है आई एस या आई जी डिवाइड बाई आर। ये इनिशियली था हमारे पास, तो बेटा जो नई वाली बन जाएगी वो बन गया वी जी डैश आई जी डैश बाई आर डैश। इनकी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे सीधा आप, तो वैल्यू पुट करने के बाद आई जी डैश क्या है बेटा, ये हो गया हमारे पास 6/5 आई जी, डिवाइड में आ गया हमारे पास 5/4 आर, तो ये घूम के ऊपर चला गया 24 अपॉन में 25 इंटू आई जी डिवाइड बाई आर। तो अब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, तो बेटा जो नई आई वी जी बनेगा हमारे पास, वी जी डैश वो क्या बन जाएगा, यहाँ से आप डिवाइड मारो, वी जी डैश बाई वी जी इजक्वल टू हो गया, ये ऊपर आ जाएगा, तो बेटा 24/25 ना। इसका मतलब जो नई हमारे पास वी जी डैश आया वो बन गया बच्चे 24/25 इंटू वी जी, ये हमारे पास आ गया इतना ना। ठीक है, अब यदि हमें परसेंटेज में पूछा गया है कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा ना, तो सीधा आप परसेंटेज निकाल लो। आपको पता है परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, आप जो है वीजी डैश में निकाल रहे हैं, करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी में जो आपका चेंज आएगा वो क्या बन जाएगा, जो नई वाली वोल्टेज बनी माइनस पुराने वाली डिवाइड बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे बेटा परसेंटेज निकालते हैं। तो सीधी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये क्या बन गया बेटा 24/25 वीजी
माइनस का Vg डिवाइड बाई Vg। Vg क्या है पता है ना, Vg है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाई 100। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आएगा आपके पास माइनस का 4%। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 4% डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा आंसर क्या है इसका, फोर्थ आंसर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है अभी 2022 के सेकंड टर्म में आया था क्वेश्चन ना। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। टू वायर कैरिंग करंट I1 एंड I2 लाइज वन स्लाइटली अबव द अदर। एक वायर बेटा ये है हमारे पास, एक वायर हमारे पास ये है। ठीक है, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर। दोनों वायर जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। बोल क्या रहा है, द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रोंगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है चार रीजन यहाँ गिवन है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ना। इन चारों में से किस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और मैक्सिमम होगा। तो फटाफट से आप एक बार इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। जैसे मान लो रीजन 1 की बात करूँ मैं ना, रीजन 1 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो जो ये वाली वायर है इसमें करंट बेटा इस तरफ है, तो इसमें करंट इस तरफ होने की वजह से जो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आप यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू लगाओ, तो जब आप यहाँ अंगूठे को इस डायरेक्शन में रखेंगे तो बेटा जो हाथ आपका हाथ है, जो आपकी हथेली है, वो कर्ल किस तरफ हो रही है, आउटवर्ड। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बना इसकी वजह से, पहले वाले की I1 की वजह से वो B1 मान लेते हैं। उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, वो मान लेते हैं B है, और वो कहाँ बन रहा है बेटा, अपवर्ड बन रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, यदि मैं इस वाले की वजह से देखूं I2 की वजह से इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ बेटा क्या है, करंट ऊपर है तो यहाँ इनवर्ड बन जाएगा। जो हमारा B2 बन रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बन गया, ये डाउनवर्ड बन गया अंदर की तरफ। तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि एक अंदर है और एक बाहर है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। रीजन 1 में तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा जीरो आ गई। ठीक है, रीजन 2 की बात करते हैं। रीजन 2 में देखो जो आपका यहाँ ये करंट है वो तो इस तरफ है, इस वाली वायर की वजह से, तो यहाँ तो सेम आपका क्या बन जाएगा बेटा, अपवर्ड ही आएगा बाहर की तरफ। तो यहाँ B2 जो है वो क्या आ गया, अपवर्ड हो गया, ये हमारा B आ गया। यदि मैं सॉरी B1 ना, यदि मैं B2 निकालूं, इस वाले ऊपर जो करंट जा रहा है वायर में इसकी वजह से निकाला जाए, तो इसकी वजह से बेटा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे भी ये पॉइंट इस तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी ये आपका अपवर्ड ही आ जाएगा। तो आपका नेट फील्ड कितना बन गया, B नेट। बस आपको राइट हैंड स्क्रू लगाना आना चाहिए। देखो ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन में आपको बेटा थंब को प्लेस करना है, और जिधर भी आपका पॉइंट है ना, आपको अपनी हथेली को उस तरफ घुमाना है, उस तरफ आपको फैलाना है, और जिधर भी आपकी उंगली कर्ल हो रही है ना, उस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये देखो बेटा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ दोनों एड अप हो जाएंगे। तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया है, 2B आ गया, और यहाँ पे ये जो नेट फील्ड बन रहा है वो कैसे है, अप डायरेक्शन में आ रहा है ऊपर की तरफ, और 2B आ रहा है। ठीक है, थर्ड वाले पे चेक कर लो। थर्ड वाले रीजन में बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्शन इस तरफ है, पहले के वाले से बात करें तो जो थर्ड वाला रीजन है इसमें इसकी वजह से नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ गया डाउनवर्ड, इसकी वैल्यू होगी डाउन। बी मैग्नेटिक फील्ड कितने आ गए, बी ले लिया हमने इसको ना। ठीक है, B2 कितना हो जाएगा, ये करंट यहाँ ऊपर की तरफ है, इस वाली की वजह से इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कितना बनेगा, यहाँ बेटा आपका थर्ड में, अब देखो आप फिर इसे प्लेस करो तो ये अपवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे B जो है वो अप आ गया, आप आते ही फिर यहाँ में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। तो बेटा थर्ड वाले में भी कितना आ गया, जीरो आ गया मैग्नेटिक फील्ड नेट। और यहाँ चेक करेंगे आप तो बेटा यहाँ आएगा ये नेट मैग्नेटिक फील्ड 2B आ जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन ये बच्चे डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा है कि इन चारों में से कौन सा रीजन है जहाँ पर अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, और यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ है अपवर्ड ना। इसका मतलब सेकंड आंसर हमारा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चार जो आपको स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म क्लोज लूप, ये भी आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बेटा क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि वो नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पे जाती है, और अंदर जो है मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती है, तो ये तो गलत बात है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप इसमें से इजिली लगा सकते हैं। देखो बेटा सी आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे वो क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। देखो डी ऑप्शन पढ़ते हैं तो बेटा क्या लिखा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, ये गलत है, क्योंकि लाइंस आपस में कट नहीं कर सकती। और ये भी आपकी बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंड लिखा है साउथ से, लेकिन ऐसा नहीं होता, साउथ से नॉर्थ भी जाती है वापस ना। ठीक, क्योंकि वो क्लोज फॉर्म लूप फॉर्म करती है। तो बेटा इसका आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये 15 ओम रजिस्टर, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा यहाँ पे कितनी है, 15 ओम है, एंड 80 मिली हेनरी इंडक्टर, एल की वैल्यू बेटा आपके पास है
80 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हेनरी, ठीक है। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं पता है, यही पूछेगा इसका मतलब हमसे। आर कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा हमारे पास 50 हर्ट्ज है, ठीक है। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, देखो सेम फेज का मतलब होता है बेटा सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव है। सर्किट रेजिस्टिव होगा तो सर्किट रेजिस्टिव कब होता है, यदि एक्सएल एक्सी लगे हो तो जब हमारा एक्सएल इजकल टू एक्सी हो जाए, क्योंकि यहाँ अपोजिशन मिनिमम होता है और जो अपोजिशन है वो आर के बराबर आता है, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं कि जो सर्किट है वो रेजिस्टिव है ना। यदि आपका ऐसा है तो यहाँ पे जो आपकी ओमेगा का फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना, उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, ये आती है हमारे पास रूट ऑफ एल सी ना, क्योंकि यदि हम एक्सएल की वैल्यू पुटअप करते हैं ओमेगा इंटू एल इजकल टू एक्स सी पुट करते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, तो हमारे पास ये आ जाता है फॉर्मूला ना। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी तो पता ही है सीधा, तो यहाँ से यदि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए तो बेटा ये बन गया 1 अपॉन एल सी। आपको सी चाहिए तो सीधा आपने सी निकाल लो बस। सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ओमेगा हमें गिवन नहीं है तो उसे 2 पाई इंटू न्यू लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू न्यू का स्क्वायर इंटू एल आ गया। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लो सीधा, तो जो आपकी वैल्यू आएगी उसे आप सोल्व करके लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी बच्चे 127 माइक्रो फेरड, इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना तो बेटा बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ये बोला डिस्प्लेसमेंट करंट कब एग्जिस्ट करता है। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आईडी ना, वो कब बनता है, जब जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है टाइम के साथ। या थोड़ा सा मैं इसे और आगे बढ़ाऊँ, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, ये होता है ई इंटू ए। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ इसे डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए, ये तो आपका एरिया है, बाहर निकाल दो इसको। सो ये आ गया बेटा डी ई बाई डी टी। या तो मैं बोलूँ कि जब जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा टाइम के साथ तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एग्जिस्ट करेगा, या फिर जब फ्लक्स में चेंज आ रहा हो ना। अब आप ऑप्शन पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, आपको साफ दिख रहा है बेटा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, क्योंकि बेटा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी जाके आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का फंक्शन आता है, ठीक है। नोवा क्वेश्चन देखो, अ कॉइल ऑफ एरिया, आपके पास एरिया गिवन है यहाँ पे कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास यहाँ थीटा भी गिवन है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता है हमें कितना है बेटा 10 की पावर -1 टेस्ला, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड भी पता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना B1 था मान लो B2 हो गया, कितना जीरो हो गया इसकी वैल्यू ना, कितने टाइम में, आपके पास टाइम भी गिवन है, डेल टी या डी टी मान लेते हैं 10 की पावर -4 सेकेंड्स ना। आपसे पूछ के रहा है इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, तो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला आप लगा दो सीधा, ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स के बराबर होता है, दिस विल बी डी फाई बाई डी टी, और आपका फ्लक्स में चेंज क्या आ जाएगा, ये हो गया फाई टू माइनस का फाई वन, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई डी टी। आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाओ तो ये हो गया फाई टू कितना हो गया, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया, इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो हो गया, आपका फील्ड जीरो होते ही फ्लक्स की वैल्यू भी फाइनली कितने होगी, जीरो होगी, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए होता है। तो बेटा ये भी आपका जीरो, तो ये फाइनली जीरो माइनस इनिशियली क्या हो जाएगा, बी इंटू ए होता है, इनिशियली हमारे पास बी था 10 की पावर -1 इंटू एरिया, एरिया कितना है 10 की पावर 2, तो ये ऑलरेडी है, और ये क्या है बेटा 10 की पावर -4 हो जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि यदि आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये कितना बनेगा, इसे लिख देते हैं 100 इंटू 10 की पावर -4, मीटर में आ गया अभी हमारे पास, डिवाइड बाई डी टी कितना है 10 की पावर -4 है ये भी ना। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये तो कट ही जाएगा सीधा, तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो बेटा हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो आप इसे यहाँ पे 50 आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई कर लो डी फाई बाई डी टी, आपका जो इनिशियली फ्लक्स है यहाँ से निकाल लेते हैं, देखो ना इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी ए, आपको एंगल भी गिवन था ना बी ए कोस थीटा, तो आप जो है बी की वैल्यू आपके पास गिवन थी 10 की पावर -1, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, एरिया हमारे पास 100 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, और कोस थीटा भी तो आएगा यहाँ पे, कोस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, कोस 30 की मल्टीप्लाई होगी, तो कोस ऑफ 30 जब आप डालेंगे यहाँ पे, कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है √3/2, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी आपके पास 5 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर, पहले वो एयर में किया गया, ठीक है, एंड एंटायर अरेंजमेंट
इज डीप इन द वाटर ना, आप क्या काम कर रहे हैं, पूरे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को आपने क्या काम करा, पानी में डुबो दिया, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा आपको पता हो कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम बीटा से लिखते हैं वो होता है बच्चे लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप अरेंजमेंट को पानी में डुबो रहे हैं इसका मतलब उसके वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा, न कि डी और डी पे फर्क पड़ेगा ना। आप जानते हैं बेटा एयर में जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसके, उसमें वाटर की ना। तो आपको पता है जो यदि लैम्डा आपका डिक्रीज हो जाएगा, देखो आपको पता है ये एयर है आपके पास ना और इधर डेंसर मीडियम है ना, तो आप जानते हैं कि ये एयर में मान लो वेव ऐसी चल रही है तो डेंसर में क्या होता है, पार्टिकल क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, इसलिए क्या होता है जो वेव है वो ऐसे चलना शुरू कर देती है ना। तो यहाँ पे जो है जैसे ही आप किसी एयर टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है ना। जैसे बेटा वेवलेंथ घट गई इसका मतलब आपकी जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज आल्सो डिक्रीजेस ना, तो आंसर क्या होगा सीधा, इसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following figure represent the variation of particle movement and associated de Broglie wavelength, मतलब आपको लैम्डा और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताना है। तो बेटा आपको पता है रिलेशन होता है लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी, सीधा यहाँ से देख लो बस सीधा कि जो पी है वो भी इनवर्सली 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इनवर्सली ग्राफ बन जाएगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका मतलब आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन इज 1216 एंगस्ट्रॉम ना, ठीक है। देखो बट लाइमन सीरीज में आपको पता है लाइमन सीरीज में क्या होता है, जो n1 की वैल्यू है वो 1 होती है, लेकिन इसने फर्स्ट लाइन बोला है इसका मतलब n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके जस्ट आगे वाला हो जाएगा, वो लैम n2 इजिकल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे अब आपको बात पता है 1 अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा दो जिसे हम रिडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं, दिस विल बी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आप यहाँ वैल्यूज पुटअप करो फटाफट से, तो ये आ गया r इंटू 1 अपॉन n1 तो बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया, इनका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो बेटा ये यहाँ पे 2 है 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 अपॉन 4 इंटू आर, तो ये हमारे पास लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 आ गया, तो यहाँ से लैम्डा 1 निकाल लेते हैं, दिस विल बी 4/3 इंटू आर, ये हमारे पास आ गया। अब आपसे क्या बोला है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 12 इंटू 16 10 की पावर माइनस का 10, ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या पूछ रहा है, जब वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ सेम सीरीज विल बी, अब इसे पूछ रहा है सेकंड लाइन की ना, तो इस बार आप n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, सो n1 तो 1 ही रहेगा और n2 क्या है, सीरीज भी सेम है तो आपका n1 चेंज नहीं होगा, ठीक है, लाइमन सीरीज ही है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, तो सीधा इस बार आप लैम्डा 2 निकाल लो, तो 1 अपॉन यहाँ r की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो r पहले फिलहाल r लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 3 से 9 हो गया बेटा, तो ये बन गया 8r अपॉन में 9, तो यहाँ से जो आपका लैम्डा 2 आ गया वो आ गया बेटा 9 अपॉन में 8r, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड मार दो, तो जो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी दिस 9 अपॉन में 8r डिवाइड बाई उल्टा कर दो इसको 3r अपॉन में 4 हो जाएगा, इसे आप काटा पीटी करो तो बेटा ये आ गया 27 9 3 27 8 तक 32 इंटू आर, आर की जो भी हमारा है क्या आया यहाँ पे लैम्डा 1 आ जाएगा ना, आर तो कट ही जाएगा, लैम्डा 1 की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर आ गया बच्चे 1026 एंगस्ट्रॉम। आप आंसर चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा ये न्यूक्लियाई चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से पढ़ना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। लिखा है शोज ए प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट द न्यूक्लियर मास m a b c d e f कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट न्यूक्लियाई ना, ये बोल रहा है कि आपका मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में ग्राफ गिवन है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे पॉइंट्स दिखा रखे हैं ना, ये अलग अलग डिफरेंट न्यूक्लियाई को शो कर रहे हैं, कंसीडर 4 रिएक्शन ना, आपको इन जो 4 नीचे रिएक्शन गिवन है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो बेटा आपको पता है कि जब भी आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपने पढ़ा हो तो उसमें हम दो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, एक करते हैं न्यूक्लियर फिजन, एक करते हैं फ्यूजन ना, कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना ना, कि जब दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके स्मॉल न्यूक्लियाई है कौन कौन से है, ए और बी है ना, ए और बी में क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे, तो देखो पहला ऑप्शन ही करेक्ट इसका हो जाएगा मेरे हिसाब से तो ना, ए प्लस बी जुड़ के क्या बना रहे हैं बेटा, सी बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एनर्जी निकल रही है ये ई ना, देखो दूसरा ऑप्शन देख लो, सी टूट रहा है, सी देखो इतना बड़ा न्यूक्लियाई नहीं है कि वो ए और बी में टूटेगा, ठीक है बेटा। ये जो सबसे पीक पे होता है आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है
वो किसकी होती है? वो होती है बेटा आयरन की, 56 आयरन Fe की ना। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा बेटा? ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आने का चांस है बोर्ड में ना, इस तरह क्वेश्चन फंसने का चांस है। देखो वोल्टेज आपको गिवन है, V इजकल टू है हमारे पास कितना, 5 साइन 100 पाई टी माइनस पाई अपॉन 6। तो जो ये आपके पास फेज है ओमेगा टी, उसकी वैल्यू बेटा गिवन है 100 पाई टी माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, और यहाँ दूसरे में करंट में क्या लिखा है, I इजकल टू 4 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6। तो देखो करंट में प्लस पाई बाई 6 है और वोल्टेज में क्या है, माइनस का पाई बाई 6 है। यदि मैं यहाँ से इनका फेज चेंज निकाल लेता हूँ कि जो आपका फेज चेंज आया वो कितना हो जाएगा, यदि मैं इसमें 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 में से मैं माइनस कर देता हूँ किसको, इस वाले को, क्योंकि दोनों का चेंज निकाल रहे हैं हम ना। यदि यहाँ ओमेगा टी होता है, यहाँ होता है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, तो बेटा हम ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 में से हम ओमेगा टी माइनस कर देते, यहाँ पे हम इसे माइनस कर देते हैं 100 पाई टी माइनस का पाई बाई 6। जब ये खुलेगा तो ये तो कट जाएगा हमारे पास, सो ये जुड़ जाएगा आपका ना, ये 100 पाई टी कट जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू पाई बाई 6, ये कटा तो बेटा कितना आ गया, पाई अपॉन 3 ना। पाई अपॉन 3 कितना होता है, 60 डिग्री। इसका मतलब कौन आ गया, करंट आ गया, कितना लीड कर रहा है, 60 डिग्री करंट लीड कर रहा है ना। तो इसका मतलब बेटा आंसर क्या हो जाएगा, देखो करंट लीड बाय वोल्टेज बाय 60 डिग्री। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15। ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है बेटा, इक्विपोटेंस सरफेस से ना। आप पूछ क्या रहा है, आपके पास 4 सरफेस गिवन है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कंडीशंस गिवन है। आपसे पूछा है पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम ना। ए पॉइंट से एक पॉजिटिव चार्ज को आपने लिया, यहाँ से भी क्यू को, यहाँ से भी क्यू को और यहाँ से भी क्यू को ना, आपने ए से बी पे लेके जा रहे हैं ना। तो आप जानते हैं कि वर्क की वैल्यू क्या होती है, वर्क होता है बेटा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो आपका हर केस में क्यू ही है, बस पोटेंशियल डिफरेंस देख लो। देखो यहाँ 10 है और बेटा यहाँ 40 है ना। इसका मतलब डिफरेंस कितना हो गया आपका, 30 का डिफरेंस हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है बेटा, और यहाँ पे कहाँ है 40 है, तो यहाँ भी 30 का डिफरेंस हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ 40 है, ये भी 30 का डिफरेंस। ये 10 है, ये 40 है, 30 का डिफरेंस। देखो क्योंकि क्या है कि शेप मैटर नहीं करती, आपका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको ना। और हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस 30 है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो सेम ही आएगा। इसका मतलब पहला इससे क्या हो जाएगा बेटा, इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑल द 4 केसेज द वर्क डन इज द सेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे बेटा असेसिंग रीजनिंग वाले पार्ट्स ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। यस, ये बात ठीक है, क्योंकि बेटा मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर में जो है क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये तो लाइन सही लिखी हुई है। द इफेक्टिव चार्ज कैरियर इन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज पी टाइप सेमीकंडक्टर दे आर पॉजिटिव। देखो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द apparatus ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बोट इन लिक्विड फ्रॉम एयर। आपको देखो ये फिर सेम क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया कि आप जब एयर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कहाँ डुबा देते हैं, किसी लिक्विड में डुबा देते हैं ना, तो उसकी आपको पता है वेवलेंथ घट जाती है, जिसकी वजह से इसकी बेटा जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो ये बात तो सही लिखी है, असेसमेंट तो यहाँ का बेटा सही है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिक्रीजेज इन लिक्विड, ये भी सही है, एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है, तो बेटा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये लाइन सही है बेटा, क्योंकि आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, एकदम से फोटोन टकराएगा और तुरंत इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। लेकिन जो वेव थ्योरी होती है वो क्या बोलती है कि उसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए वो फेल हो गई थी। ठीक है, तो ये लाइन तो बेटा सही लिखी हुई है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है। फिर क्या लिखा है, रीजन व्हेन फोटोन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल आर एमिटेड विद नो टाइम लैग। ये बात भी एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा इन तीनों का जो है क्या आंसर रहेगा, ए आंसर रहेगा। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन बी पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज ना। देखिए ये बोल रहा है कि बेटा जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज है वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ना। तो बेटा देखो ऑक्सीलेटिंग चार्ज का मतलब होता है एक सिर्फ बेसिकली एक्सीलरेटिंग चार्ज ना, इसे आप एक्सीलरेटिंग चार्ज भी बोल सकते हैं। और यदि कोई चार्ज एक्सीलरेट हो रहा है, इसका मतलब है कि बेटा वो जो क्या काम करेगा, वो जो है एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने के लिए। बस वही बताना है कि कैसे ना। तो देखो बेटा एक्सीलेटिंग चार्ज क्या बनाता है, एक ऑक्सीलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मतलब कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बना दिया तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू फेराडे कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा बेटा वो क्या करेगा, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो इट मेक्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड।
then according to Faraday again time varying magnetic field makes electric field, so वाइस वर्सा ना, मतलब यही कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से मिल जाती है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप कैसे लिखेंगे कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज इज बिहेव एज ए एक्सीलरेटिंग चार्ज एंड एक्सीलरेटिंग चार्ज makes a time varying electric field, and according to Faraday this time varying electric field makes time varying magnetic field. So by these two, time varying electric field and magnetic field, we got electromagnetic waves. बस ठीक है बेटा, आगे लिखो, आगे लिखा है how is the frequency of EM waves प्रोड्यूस रिलेटेड टू दैट ऑफ ऑक्सीलेटिंग चार्ज ना, कि फ्रीक्वेंसी जो है हमें कैसे मिलती है। देखो ध्यान रखना बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो चार्ज की फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या चीज सेम होती है, तो क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम ना, जो चार्ज की फ्रीक्वेंसी है, जो आपका एक्सीलरेटिंग या ऑक्सीलेटरी चार्ज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम रहेगी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल ना, आपको बताना है कि डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, समझना, डाई और यहाँ लिख देता हूँ मैं पैरा ना, जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या करते हैं बेटा, जो उनकी अपोजिट स्पिन है ना उसके साथ पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म पेयर ऑफ अपोजिट स्पिन ना, ये बात ध्यान रखने वाले, ध्यान रखना, तभी ये क्या काम करते हैं, तभी ये फेवरली रिपल्सिव होते हैं। तो डाई में क्या होता है बेटा कि जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो क्या काम कर रहे हैं, वो अपोजिट स्पिन के साथ पेयर बना रहे हैं ना। लेकिन पैरा में ऐसा नहीं होता। पैरा में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसके पास ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन सबकी जो स्पिन होती है वो सेम होती है। स्पिनिंग क्या होती है बेटा, इन सेम डायरेक्शन होती है। ये तो हो गया इनका डिफरेंस इसका। ठीक है बेटा, अगला क्या लिखा है, वाई आर द एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर मोर लाइकली टू बी डायमैग्नेटिक ना, ये बोल रहा है कि जिसके पास ना इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर ना, तो वो क्या होता है, बेसिकली डायमैग्नेटिक होता है। मैंने आपको बता दिया पहले से बेटा कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनका जो है इवन एटॉमिक नंबर होता है। क्यों, उससे फायदा क्या मिलता है कि जो इनका ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनाते हैं अपोजिट स्पिन के, और जो है इसलिए वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या बोल रहे हैं, कंसीडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। ओके, is it possible for the electrons to have different energy but same orbital angular momentum according to the Bohr's model? Justify your answer। ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबकी जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एल है, वो जो है क्या रहे, सेम रहे, लेकिन जो एनर्जी है वो सबकी डिफरेंट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो बेटा, नो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है आपको बताया, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/n² पे ना, और जो L है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑफ NH ना, NH अपॉन में 2 पाई होता है। नॉर्मल सी बात है बेटा, देखिए यदि इसने बोला है कि डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स है और जो है ईच एटम जो है इज एन अलग एक्साइटेड स्टेट में, तो बेटा N की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली L भी डिफरेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई L जो एनर्जी है वो डिफरेंट है लेकिन एंगुलर मोमेंटम सेम हो जाए। ठीक है बच्चे, तो ये क्या रहेगा, नो है इसका आंसर। अगले ऑप्शन वाला देखो, इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ये बेटा इस बार का ही क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड टर्म का। ये क्या बोल रहा है कि आइसोटोप्स और आइसोबार में डिफरेंस बताना है। देखो बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि जब आपके जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, और आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बस ध्यान रखना। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या हो जाएंगे आपका, सेम आपका एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, लेकिन आइसोबार क्या होता है, जिसमें आपका मास सेम होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
उन्हें बोलते हैं बेटा क्या, आइसोटोप्स और आइसोबार ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, टू न्यूक्लाई हैव डिफरेंट मास नंबर A1 एंड A2, आर दीज न्यूक्लाई नेसेसरली द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक्सप्लेन। नो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई वो सेम ही एलिमेंट के जो है आइसोटोप्स हो, क्योंकि बेटा देखो डिफरेंट एलिमेंट होगा लेकिन हो सकता है कि उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनमें सेम हो। क्योंकि आपके जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बताऊं, जैसे सोडियम है, सोडियम पे क्या होता है 1123 होता है, लेकिन यदि मैं मैग्नीशियम की बात करूं, Mg की बात करें ना, Mg पे क्या होता है 1224 है। तो आप देख रहे हैं, देखो बेटा इनका ना जो दोनों का जो है ए और जेड डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्या है ये आपस में इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी न्यूट्रॉन्स है, देखो यहाँ 12 है और यहाँ पे भी क्या है 12 है। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि वो सेम होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन इमेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। ये बोल रहा है कि जो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है सेंटर और फोकस के बीच में यदि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसके बारे में आप जो इसकी इमेज बनेगी उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो बेटा देखो नंबर एक चीज ना, ये आपको पता होगा कि इसकी इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, कहाँ बनती है। पहली बात तो इसमें इमेज बनेगी बेटा वर्चुअल ना, क्योंकि फोकस से पहले रखा गया है ना। ठीक है, तो इसके पीछे इमेज बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाएगा एंड एनलार्ज इमेज बनाएगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो क्या होगी कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और एनलार्ज होगी। दूसरी बात क्या रहेगी बेटा, सेम साइड, इसी साइड जिस तरफ थी ना उस तरफ ही इधर ही इमेज बनाएगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो यू है वो भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है बेटा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगली बात देखो क्या बोल रहे हैं, तो देखो इसमें आप ये इस तरह से रहेगा, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा इसके डायग्राम कैसे रहेगा। ये मान लो आपका फोकस है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो रे यहाँ गई, एक रे यहाँ से निकली, एक रे ये फोकस यहाँ से निकलेगी। जब आप इसे पीछे मीट करते हैं तो बेटा आपकी इमेज यहाँ देखो सेम साइड इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है ना, तो इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी बस ना। आगे क्या पूछा है, draw the graph showing variation of image distance v with the object distance u in this case ना। आपको v और u का ग्राफ बनाना है इस वाले केस में ना। तो देखो बेटा आपको पता है कि जो लेंस फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में दोनों की दोनों चीजें किस तरह सेम साइड है, इसका मतलब v भी नेगेटिव और बेटा u भी नेगेटिव ना। यदि आपका v नेगेटिव तो दिस विल बी 1/v, ये आपका प्लस का हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यदि मैं यहाँ से बेटा 1/v निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/u माइनस का हो गया 1/f। तो आप ऑब्जर्व करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसको बेटा कंपेयर कर सकते हैं हम। देखो y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ में ना, सी क्या होता है, सी को बोलते हैं हम सी को क्या बोलते हैं बेटा, सी का नाम भूल गया हूँ, क्या बोलते हैं यार इसको, इंटरसेप्ट बोलते हैं, सॉरी। हाँ ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। देखो 1/v और 1/u का यदि मैं ग्राफ बनाऊँ तो बेटा ये सेम बनेगा। इसे मैंने रख दिया, इस तरफ u रख लेते हैं, 1/u है, इधर बेटा मैंने रख लिया 1/v। ठीक है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो क्या करेगा यहाँ पे कहूँ नेगेटिव में कुछ कट करेगा ना, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1/f आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ आपको इसमें बनाना था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आगे बेटा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इफ एंटीमनी इज एडेड। तो बेटा देखो आपको पता होना चाहिए कि एंटीमनी कैसी डोपिंग होती है। एंटीमनी बेटा पेंटावेलेंट डोपिंग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, पेंटावेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या है पेंटावेलेंट डोपिंग है। ठीक है बच्चे, एडिट देन वो टाइप ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन। और आपको पता होना चाहिए कि जर्मेनियम या सिलिकॉन, यदि मैं प्योर वाले में पेंटावेलेंट वाले इंप्योर डाल देता हूँ +5 वाले ना, तो आपको जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा हमें ना। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ दिस एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर सो फॉर्म। जो हमारा ये सेमीकंडक्टर बना है उसका हमें क्या बनाना है, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। तो बेटा आपको पता है एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स के। और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें जो ये डोनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो जो इसका एनर्जी लेवल होता है वो कहाँ बनता है बेटा, जो आपका कंडक्शन बैंड है ना उसके जस्ट नीचे बनता है, बिलो ऑफ कंडक्शन बैंड। ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया।
ये बेटा VB हो गया, इसके बीच में ये एनर्जी गैप हो गया हमारे पास यहाँ पे ना, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ऊपर वाला हिस्सा CB, ये हमारा एनर्जी गैप है, लेस देन क्या है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो इसका ये एनर्जी लेवल बनता है किसका, डोनर वाले का ना, वो कहाँ बनता है, जस्ट इसके बिलो नीचे यहाँ बनता है ना। तो ये आपका ED लिखेंगे इसे, ये डोनर लेवल है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, जिसका जो एनर्जी गैप है वो होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका बेटा क्या हो जाएगा, ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बन गया। और वाले पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज मींट बाय डोपिंग ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो तो आप बता देंगे कि भाई कुछ भी मिलावट कर देना, उसे बोलते हैं डोपिंग बेसिकली ना, ठीक है। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है कि डिजायरेबल जो इम्प्योरिटी आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में डाल देते हैं, उसे बोला जाएगा डोपिंग। ये दो तरह की होती है, आपको पता है, एक होती है ट्राइवेलेंट, एक होती है बेटा पेंटावेलेंट, ठीक है। नेम द टू टाइप ऑफ एटम्स यूज फॉर डोपिंग ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। मतलब आपको बेसिकली दो टाइप्स ऑफ एटम के नाम लिखने हैं। जैसे मान लो पेंटावेलेंट की बात करूं मैं, पेंटावेलेंट तो अभी मैंने पीछे यूज किया, देखो एंटीमनी बोल सकते हैं, या हम जो है इसमें जो है दूसरा नाम आर्सेनिक भी लिख सकते हैं, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसे हम पेंटावेलेंट में यूज कर देंगे। एक है बेटा ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट में हम बोरोन यूज कर लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 3, या एल्यूमिनियम लिख लेंगे हम यहाँ पे ना, ठीक है बेटा। तो ये भी आपको कम से कम 2 से 3 एलिमेंट याद होने चाहिए कि कौन से ट्राइवेलेंट में आएंगे और कौन से क्या आएंगे बेटा पेंटावेलेंट में आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या बोल रहा है बच्चे, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर ना। मतलब यहाँ दोनों के स्लिट्स के बीच की सेपरेशन गिवन है हमें ना, वो कितनी है 0.28 मिलीमीटर। एंड द स्क्रीन इज प्लेस इतने मीटर अभी, अब जो है कैपिटल D होता है वो कितनी वैल्यू 1.4 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज होती है, बेसिकली पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, y इजकल टू एन लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसने बात करी है कौन से वाली फ्रिंज है हमारे पास, फोर्थ फ्रिंज ना। तो n की वैल्यू हमें 4 पता है ऑलरेडी, तो n की वैल्यू 4 पुट अप करो यहाँ पे, तो जो y4 बनेगी हमारी सेपरेशन, वो बनेगी 4 इंटू लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी आ गया। और ये सेपरेशन हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर है। तो बेटा इसे आप इक्वेट कर दे सीधा सीधा किसके साथ, 1.2 सेंटीमीटर के साथ ना, ये 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है, तो बेटा लैम्डा क्या बन जाएगा, d इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इंटू कैपिटल D। आप यहाँ पे स्मॉल d की वैल्यू पुट करो, कैपिटल D की वैल्यू पुट करो, तो बड़ा आप इजीली बेटा यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसको आप कैलकुलेट करना अपने आप से, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए। जो बेटा जो लैम्डा आना चाहिए वो आना चाहिए 600 nm नैनोमीटर, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपका बोल रहा है क्वेश्चन में लिखा है ए थिन मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, ये आपके पास एक सेल गिवन है जिसकी रेडियस क्या है r है, कैरीज ए चार्ज q ऑन इट्स सरफेस। ये सेल है, इसका मतलब अंदर कोई, इसके बेस जो है आपका अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके सरफेस पे जो है कैपिटल Q चार्ज है। ए पॉइंट चार्ज Q बाई टी इज प्लेस एट द सेंटर, C पे सेंटर पे रखा है Q बाई 2, एंड अनदर चार्ज जो है यहाँ से X सेपरेशन पे है, वो आउटसाइड द सेल है, कितना है इसकी वैल्यू 2Q है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल। देखो बेटा पहली बात तो जो सेल से फ्लक्स लीकेज आउट होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा अंदर तो चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब अंदर चार्ज नहीं है, तो वैल्यू कितनी होगी फ्लक्स की 0। तो पहले वाले का आंसर तो बच्चे क्या हो गया 0 बटा लड्डू, ठीक है बेटा। दूसरा केस देखो क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर C ऑफ द सेल एंड एट ए पॉइंट A। इस वाले से और इस वाले के बीच का हमें फोर्स बताना है, ठीक है। देखो यदि मैं फोर्स निकाल रहा हूँ तो बेसिक सी बात है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ना, ठीक है। आर तो हमारे नीचे एक्स स्क्वायर हो गया, के हमारा के को छोड़ देते हैं, Q1 क्या बनेगा, देखो एक तो 2Q है हमारे पास ये चार्ज ना, दूसरा चार्ज क्या बनेगा, यहाँ से ही सोचना बस के। तो जो बेटा नेट चार्ज आपका आएगा, आप देख रहे हैं देखो यहाँ इसके सरफेस पे Q है और दूसरा भी Q/2 सेंटर पे है, तो बेटा नेट चार्ज कितना हो गया Q प्लस Q/2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा बेटा ये बन गया 3 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ये के तो है यहाँ पे, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3।
3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 है। ये क्या बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन, थोड़ा सा फोटो अलग ले, थोड़ा गलती लिया गया, ब्लर फोटो है लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा, देखते रहना बस। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर। ये बोल रहा है गैल्वेनोमीटर जो है आपका वोल्टमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको बताना है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो गैल्वेनोमीटर के साथ में यदि हम एक जो है सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, हाई रेजिस्टेंस आपने सीरीज में जोड़ दिया, तो जो ये गैल्वेनोमीटर है वो किसकी रीडिंग देता है, अब बेटा ये एज ए वोल्टमीटर के तरह बिहेव करता है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी जॉइन ए हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है बेटा। तो हमें ये मिल जाएगी इसकी वैल्यू ना। अब आगे थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लो। यदि आपको पता है कि यहाँ आई जी है, तो आई जी क्या हो जाएगा, आपसे पूछ ले कि कितने का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, जैसे लिखा है ना ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता देना निकाल के ना। तो आपको पता है आई जी, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई जी हमारे पास क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर हो जाएगा। सो वी अपॉन में आर हमारा कितना, दोनों सीरीज में जोड़ रखे हैं, तो बेटा दिस विल बी आर प्लस जी, ये नेट हो जाएगा। तो आर प्लस जी इज इक्वल टू हो गया बच्चे वी अपॉन में आई जी। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, वी अपॉन आई जी माइनस का हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया। तो बेटा इतना रेजिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेटा वोल्टमीटर में, ठीक है। आगे क्या पूछा है, सेकंड केस, a voltmeter of a certain range is constructed by connecting a resistance of 980 ohm। आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है कितने का, 980 ओम का, इन सीरीज विद ए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि बेटा सीरीज में जो है करंट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो यदि आपने 980 का जोड़ा है, तो पहला केस यदि हम बात करें कि जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, V अपॉन में 980, तो रेजिस्टेंस हो गया प्लस का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G हो गया, ठीक है। आगे पूछा है क्या, when the resistance of the 470 ohm is connected in series। इस बार दूसरी कंडीशन क्या है, इस बार उसने रेजिस्टेंस कितने का जोड़ा है बेटा, 470 ओम का जोड़ा है। जो आपका करंट है वो कितना हो गया, करंट की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, V अपॉन में 470 प्लस में आ गया बेटा कैपिटल जी। तो फाइंड द गैल्वेनोमीटर ना, ठीक है। और यहाँ लिखा है लेकिन जैसे ही आप 470 का जोड़ते हैं तो द रेंज गेट्स हाफ। इस बार जो वोल्टेज है वो कितना हो जाता है, हाफ। तो इसका मतलब यहाँ वी ना होके या क्या आ जाएगा, वी अपॉन में 2 आ जाएगा। अब दोनों करंट को कंपेयर कर दो, क्योंकि करंट तो बेटा सीरीज में सेम ही होता है। तो ये हो गया 980 प्लस जी, यहाँ आ गया वी अपॉन में 2 इंटू 470 प्लस का जी। आप यहाँ से वी से वी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से बड़ा इजीली आप जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जो जी आना चाहिए आपका गैल्वेनोमीटर का वो आएगा बच्चे 40 ओम, ठीक है। इसे आप चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। ये आज जो बेटा चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, ये लेंज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ मैग्नेट इज क्विकली मूव इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन एरो बिटवीन द कॉइल C1 एंड C2 एज शोन इन द फिगर ना। यहाँ पे एक ये मैग्नेट बना रखी है, यहाँ पे दो कॉइल रखी है, एक बेटा C1 है, एक बच्ची क्या है C2 है, ठीक है। और ये कहाँ ले जा रहा है, इसे इस तरफ ले जा रहा है, साउथ पोल को कॉइल जो है C2 की तरफ ले जा रहा है ना। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन ईच कॉइल एज शोन एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट। यदि आप मैग्नेट यहाँ खड़े होके आप जो है इधर भी देखते हैं इधर भी देखते हैं ना, तो आपको बताना है कि इनमें जो है कॉइल के अंदर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, तो आप इसको आंसर दीजिए। तो आप देखो, आप नॉर्मल सी बात है बेटा, यदि आपने लेंज लॉ पढ़ा है तो बड़ा इजीली आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ आएगी। क्योंकि बेटा लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ बोलता है कि जब भी आपका कहीं पर भी या तो रिलेटिव मोशन होता है दोनों के बीच में, यदि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता होगा तो उसका अपोज करती है कॉइल ना, और अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करती है उस चेंज का अपोज करने के लिए, जिसकी वजह से क्या है वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, ठीक है। तो अब आप देखो जैसे ये साउथ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, जो C2 कॉइल है आपकी उसके अंदर नॉर्मल सी बात है साउथ बनेगा ना, क्योंकि भाई साउथ ही, यदि यहाँ साउथ बनेगा तभी जाके ये इसको अपोज कर सकता है ना। नॉर्मल सी बात है बेटा, साउथ बनेगा तो साउथ कब बनता है, आपके पास एक जो है ये मान लो एक सर्कल है, ये दूसरा है आपके पास ये कॉइल है ना। यदि मैं इसमें करंट क्लॉकवाइज चलाता हूँ तो बेटा क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है कि इट मेक्स साउथ पोल, देखो एस बन गया ना। यदि मैं यहाँ बेटा करंट चलाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी हो गया ऐसे ना, तो यहाँ देखो ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, यहाँ बन गया नॉर्थ पोल ना। तो बेटा साउथ पोल कब बनेगा, जब करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। इसका मतलब यदि आप मैग्नेट की तरफ से यहाँ पे C2 कॉइल को देखेंगे तो बेटा यहाँ क्या नजर आएगा आपको कि इसमें जो करंट है वो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि मैग्नेट की कॉइल क्या काम करती है, कॉइल जो है अपने अंदर साउथ पोल क्रिएट करेगी, क्योंकि तभी उसका अपोज कर सकती है, इसलिए क्या काम करेगी, अपने अंदर करंट चलाएगी बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा केस देखो C1 वाले ना, अब C1 वाले या केस में आप क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है,
तो नॉर्थ पोल दूर आने का मतलब क्या है कि कोयल अपने अंदर फिर से साउथ पोल क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि यार ये वो क्या चाहेगी कि बेटा मेरे मेरे से दूर ना जाए ना, कि उसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना आए। जिसने यदि बेटा देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स वाली डायरेक्शन है ना, जिसकी भाई जो करंट की डायरेक्शन कहाँ बनेगी कैसी बनेगी, जिस किसी को ये समझ में ना आ रहा हो ना, तो बेटा इसकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के ही मैंने अपनी 10 मिनट की एक वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक वहाँ पे गिवन है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसमें अच्छी समझा रखा है कि लेंज लो या फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप देखते हैं देखो यहाँ से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पे भी साउथ बनाएगा, और साउथ बनाएगा तो बेटा C1 में भी क्या चलाएगा, करंट क्लॉकवाइज ही चलेगा। इसका मतलब दोनों के अंदर बेटा यदि हम मैग्नेट पे यहाँ खड़ा होकर देखा जाए तो दोनों में जो है करंट कैसे नजर आएगा, क्लॉकवाइज, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका ना, ये क्या बोल रहा है, ए 1.0 मीटर मेटेलिक रोड, आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ की वैल्यू क्या है, 1 मीटर है, यदि रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपके पास गिवन है, कितना है बेटा, 400 रेडियन पर सेकंड, about an axis normal to the road passing through the its one end na, the other end of the road is in contact with the circular metallic ring, a constant and uniform magnetic field of 0.5 टेस्ला, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है 0.5 टेस्ला बन गया। ठीक है, parallel to the axis exist everywhere, calculate the EMF developed between the center and the ring। तो बेटा देखो ये नॉर्मल सा एक इसका डेरिवेशन था, आपने पढ़ रखा होता है EMF का, ये होता है हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसमें डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला पुटअप कर दो, इजीली आप जो है आंसर निकाल सकते हैं इसका ना। देखो 1/2, बी की वैल्यू हमें पता ही है 0.5 है, इंटू एल तो बेटा एक का स्क्वायर एक ही हो गया, ओमेगा क्या है हमारे पास 400 है, तो सीधा इसे काट दो यहाँ से, जीरो से यहाँ ये 200 आ गया बेटा, एक जीरो से ये जीरो हट गई, तो 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 100 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 100 वोल्ट EMF जनरेट होगा, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन AC सर्किट I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, मतलब जो आपकी वोल्टेज है वो कैसी है, आई नोट मान लो या इसे आई एम मान लो, मैक्सिमम लिखा हुआ है, दिस विल बी आई नोट साइन ओमेगा टी ले लेते हैं। ठीक है, शो दैट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज दिस, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो एवरेज पावर है रेजिस्टेंस के अंदर उसकी वैल्यू होती है बेटा आई एम, आई मतलब आई नोट स्क्वायर आर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम जो है फटाफट से प्रूफ कर लेते हैं। देखो बेटा आपको लिखा है यहाँ पे AC सोर्स है, तो बेटा वोल्टेज भी कितना होता है रेजिस्टेंस के अंदर, आपको पता हो वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होते हैं, तो ये भी हमारा क्या बन गया, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है ही ऑलरेडी। जैसे जैसे हल्का हल्का करंट पास होगा, मान लो जैसे आपका ये रेजिस्टेंस है R, ये आपने यहाँ बेटा AC सोर्स लगा रखा है, यहाँ से आपका टाइम वेरिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको बताया स्मॉल वर्क डन, हमें पावर निकालनी है, समझते रहना। ठीक है बेटा, डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं, स्मॉल वर्क डन DW फॉर ए स्मॉल करंट पासिंग ना इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt टाइम में कितना जो है वर्क करेगा यार, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है बेटा पावर इनटू टाइम, तो ये हो गया पावर इनटू dt, और पावर क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटा P इक्वल टू V इनटू I होता है, तो ये बन गया वोल्टेज इनटू करंट dt, और आपका जो वोल्टेज या करंट है वो दोनों कैसे हैं, दोनों आपके टाइम वेरिंग है, तो ये बन गया आई नोट साइन ओमेगा टी, ये आपका करंट आ गया, और बेटा ई नोट क्या हो जाएगा, ये हो गया ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपका वोल्टेज आ गया, ये हमारे पास dt आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, तो बेटा देखो जो DW आया मेरे पास छोटा सा वर्क, वो आ गया हमारे पास ई नोट आई नोट, देखो यहाँ है साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन दिस विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो आपने मैथ्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, ये क्या होता है बेटा 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ dt आ गया, और डिवाइड में क्या आता है 2 भी आ जाता है यहाँ पे ना, तो बेटा ये बन गया ई नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी dt, ये हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इतना, जब हम थोड़ा सा टाइम dt पास करेंगे हल्के से टाइम के लिए ना, लेकिन यदि हम एक पूरा होल इंटरवल के लिए देखें फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा हम DW का, तो आप 0 टू t कर दीजिए इसको, तो 0 टू t जो भी आपको गिवन है वैल्यू उसको इंटीग्रेट मार दो, ई नोट आई नोट डिवाइड बाई 2, ये हो गया बेटा 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी।
ठीक है, dt। आप इसे अलग अलग इंडिविजुअली हम जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बेटा ई नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 तो बाहर ही आ जाएगा कांस्टेंट। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस के साथ 0 टू t cos ऑफ 2 ओमेगा t dt। ठीक है बेटा, एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो बेटा साइन 2 ओमेगा t हो या फिर cos 2 ओमेगा t हो, दोनों का जो यदि एक साइकिल में देखा जाए 0 टू 2 के पूरे कंप्लीट साइकिल में जो इंटीग्रेशन होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास वर्क आ गया कितना, ई नोट आई नोट डिवाइड बाई 2, और 1 का dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो बेटा ये t आ गया यहाँ पे। यदि मैं वर्क अपॉन में टाइम कर दूं तो ये बन गया ई नोट आई नोट अपॉन में 2। और वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है, पावर होती है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, एवरेज पावर लिखते हैं यहाँ पे ना। एवरेज क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेटा क्या है कि जो आपका करंट या वोल्टेज है ना, बोथ आर क्या है, टाइम वेरिंग है। वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि आपकी एक फिक्स पावर आएगी मैक्सिमम ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये टाइम वेरिंग पावर आएगी, इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं एवरेज पावर ना। तो बेटा जो एवरेज पावर यहाँ बनती है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई नोट आई नोट डिवाइड बाई 2। अब लेकिन आपको प्रूफ करना है आई नोट स्क्वायर ना। तो ई नोट क्या होता है, ई होता है बेटा वी इंटू आई, तो वी इजकल टू आई इंटू आर होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आई नोट स्क्वायर, आई नोट इंटू आर, वी की जगह आ गया, ये आई नोट है डिवाइड बाई 2। तो बेटा जो पावर आ गई वो आ गया हमारे पास आई नोट स्क्वायर इंटू आर 1/2। बस ये तो हमें प्रूफ करना था, देखो जरा फटाफट से। ठीक है बेटा, इसका अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट में लिखा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट शोन इन द फिगर। जो हमें ये डायग्राम गिवन है इसके हिसाब से हमें आरएमएस करंट की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ से 0 टू t/2 एक इंटरवल है, t/2 से t और t से लेके 3t/2 ना। तो आपके पास तीन इंटरवल है, 1 2 और 3, और तीनों में जो पीक वैल्यू है करंट की वो कितनी है, 2। यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2 है ना। ठीक है, यदि मैं सीधा करंट का फॉर्मूला लगाता हूँ आई आर एम एस का। देखो बेटा आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आपको यहाँ तीन करंट है, सो वी हैव टू राइट आर आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर प्लस का आई थ्री स्क्वायर। तीनों करंट की वैल्यू होगी अलग अलग इंटरवल में, डिवाइड बाई 3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले का करंट कितना है, 2 है, दिस विल बी 2 स्क्वायर, ये भी बेटा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आ गया, उसका स्क्वायर रूट, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 डिवाइड बाई 3 4, और 4 का स्क्वायर रूट बेटा 2 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 एम्पेयर इसका आई आर एम एस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर इसी का और है 28 का ही, क्या लिखा है, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। देखो बेटा आपको पता है कि इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, इम्पीडेंस होता है बेटा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ना। और इम्पीडेंस मिनिमम कब बनता है, जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए। इफ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो गया सो वी कैन से जेड इक्वल टू आर, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ना। तो इम्पीडेंस मिनिमम कब बनेगा, जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा। और यदि बेटा मैं एक्सएल की वैल्यू पुटअप करूँ, दिस विल बी ओमेगा एल, और एक्ससी हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी आती है रूट ऑफ एल सी, 1 अपॉन रूट एल सी ना, इसे बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना। तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है बेटा, जो आपका अपोजिशन है उसकी वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। दूसरी बात क्या लिखा है, वोल्टलेस करंट के लिए कंडीशन क्या होगी, obtain the condition under वोल्टलेस करंट फ्लोज इन द सर्किट ना, कि जब सर्किट के अंदर वोल्टलेस करंट फ्लो करेगा। वोल्टलेस का मतलब होता है बेटा वोल्टलेस, मतलब पावर रहित ना, जिसमें पावर ना हो। और आपको पता है किसी भी एलसीआर सर्किट के अंदर जो पावर आती है उसका बेटा फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कोस फाइव। और कोस फाई क्या होता है बेटा, कोस फाई आपका फेज डिफरेंस है, जो फाई है ना। और इसने बोला है कि भाई ये पावर ना आए, पावर कब नहीं आएगी बेटा, यदि मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है पाई/2 पुटअप कर देता हूँ 90 डिग्री ना। जैसे मैं यहाँ पुटअप करता हूँ तो कोस पाई/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ये कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो वोल्टलेस करंट है वो कब फ्लो करेगा, जब आपका सर्किट में क्या होना चाहिए, जो आपका फेज डिफरेंस है वो कैसा हो, 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री कब होता है, जब या तो आपका सर्किट जो है प्योरली कैपेसिटिव होना चाहिए, प्योरली कैपेसिटिव होना चाहिए सर्किट आपका, या बेटा प्योरली इंडक्टिव होना चाहिए। तभी आपका जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि वोल्टलेस करंट सर्किट में फ्लो करे तो आपका सर्किट कैसा हो, या तो कैपेसिटिव हो बेटा, या आपका इंडक्टिव होना चाहिए ना। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए।
या तो मैं ये बोलूँ कि कोई भी उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कितनी हो, 0 हो, या फिर मैं बोलूँ सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो या इंडक्टिव हो। ठीक है बच्चे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक लैंप कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटी। देखो डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये लैंप है आपके पास और इसमें सीरीज में कैपेसिटेंस जोड़ रखा है। ठीक है, आगे पूछा है हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप चेंज ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस सी ना। तो यदि आप सी की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो इसके करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बेटा आपको बताएं यहाँ अपोजिशन जो है क्या आएगा, एक्स सी आएगा, और एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। यदि आप सी को चेंज कर रहे हैं ना, सी आपने क्या काम करा, घटाया है ना, यदि बेटा आप सी को डिक्रीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्ससी बढ़ जाएगा, और एक्ससी क्या होता है, अपोजिशन होता है। तो अपोजिशन यदि बढ़ गया इसका मतलब करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा ना। तो आपका करंट क्या होता है, करंट होता है बेटा वोल्टेज अपॉन में अपोजिशन। यदि आपका अपोजिशन बढ़ा इसका मतलब करंट की वैल्यू घट जाएगी। करंट घटते ही क्या होगा, जो आपकी बल्ब है उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो ब्राइटनेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट versus anode voltage V for the different intensity of इंसिडेंट रेडिएशन। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपको V और I के बीच ग्राफ बनाना है, लेकिन किसमें, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप ग्राफ बना दो फटाफट से। आपने यहाँ जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में तीन ग्राफ पड़े होंगे बेटा। ये होता है एनोड वोल्टेज, ये हमारा होता है करंट की वैल्यू। यदि मैं एक इंटेंसिटी बनाता हूँ तो बेटा इंटेंसिटी ग्राफ ऐसे बनता है। दूसरी इंटेंसिटी देखो, डिफरेंट इंटेंसिटी है ना, हाँ। तो बेटा ये मान लो I1 है, यदि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आप देखते हैं करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही आती है। तीसरी चीज़ है, फिर से ऐसे कर दिया तो बेटा ये ग्राफ आ गया हमारे पास I1 I2 I3, ये डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए आ गया। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि बेटा यहाँ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, जिसे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। अब क्या पूछ रहा है आगे, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज केप्ट कांस्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो बेटा इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी या कलर चेंज नहीं करते। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, बस केवल क्या काम करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका सेकंड पार्ट, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड। यदि आपने क्या काम करा, पोटेंशियल को v को आपने डबल कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि बाय व्हाट फैक्टर दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ना। देखो बेटा आपको पता है जो लैम्डा होता है बेसिकली वो होता है h/2m/k होता है। इस क्या होता है, h/p होता है। इसकी जगह क्या लिख देते हैं 2m/k, और ke क्या होता है, यदि मैं इसे पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूं, दिस विल बी, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, E/V0। तो आप देख रहे हैं जो लैम्डा है वो इनवर्सली किसके होता है, पोटेंशियल के इनवर्सली होता है। यदि आपने यहाँ इसे 2 टाइम्स किया है ना, डबल किया है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो लैम्डा भी है वो क्या हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसी का और पार्ट है। ये क्या बोल रहा है बेटा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस। आपके पास लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम है। यदि आपके पास लैम्डा गिवन है तो बेटा यहाँ से आप एनर्जी निकाल लो कि आपकी जो एनर्जी है, जो आप एनर्जी डाल रहे हो ना, उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये होता है एच न्यू, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू बेटा आपको पता ही है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू सी की वैल्यू बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, लैम्डा। लैम्डा कितना है, 2000 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपकी टोटल एनर्जी आएगी बेटा, ये आएगी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये क्या आएगा, ये जूल में आएगा, और इसे आप दोबारा से डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लैम्डा है जिसकी वैल्यू 2000 एंगस्ट्रॉम है, वो जब आप फोटोन डाल रहे हैं उस लाइट का, तो आपकी जो एनर्जी है वो कितनी पड़ रही है, वो पड़ रही है बेटा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप फटाफट से ना। अब इसका वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन भी हमें पता है इसका 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पार्ट पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ रखी होगी आइंस्टीन की थ्योरी है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी जो टोटल एनर्जी है एच न्यू माइनस के साथ एच न्यू नॉट ना, ये हमारा वर्क फंक्शन होता है 5, और ये होती है हमारी टोटल एनर्जी ना। तो बेटा बस सीधा एनर्जी पे हम निकाल चुके हैं, कितनी आई 6.2 में से आप जो है वर्क फंक्शन माइनस कर दो इसका 4.2, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आंसर तो आ गया पहले पार्ट का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दूसरे में क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद सेम वेवलेंथ इज डबल ना। ये बोल रहा है कि यदि आप इंटेंसिटी जो है वो डबल कर दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बेटा इंटेंसिटी पे जो है क्या करंट डिपेंड करता है, ना कि आपकी एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। तो एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन द अनदर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, इस बार जो है वही सेम लाइट, कितनी लाइट, जो ये आपकी एनर्जी जिससे आ रही है ना 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी आप इसके ऊपर डाल रहे हैं सरफेस पे, लेकिन इस बार जो इसका वर्क फंक्शन है बेटा वो कितना है 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, कांट बी एमिट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद कि बेटा जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी के ना, जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा वर्क फंक्शन की वैल्यू है। आपको मिनिमम एनर्जी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है कि वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए ना, लेकिन यहाँ पे तो वो एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो आप अप्लाइड कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका 29 क्वेश्चन का। और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या बोल रहा है बेटा, इन द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल V एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन टू डिफरेंट मेटल P एंड Q एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे बेटा ये वोल्टेज है आपका और यहाँ है बच्चे क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी ना। और देखो ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ना ध्यान रखना, यहाँ पे 3 है ये, और ये वैल्यू क्या है, ये 4 हो गया, यहाँ 5, ये 6 है आपका, ठीक है। और हर किसी में फ्रीक्वेंसी में कितना मल्टीप्लाई है, 10 की पावर 14 का मल्टीप्लाई जाएंगे। अब पूछा क्या है, विच वन ऑफ द टू मेटल हैव हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे से ज्यादा है आगे ना, उसका मतलब वो थ्रेशोल्ड है। देखो क्यू वाले की इसका मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी है थ्रेशोल्ड वाली, इसकी वैल्यू बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये तो आपको देख के ही पता लग रहा है यहाँ से ना, ठीक है। अगले वाला पार्ट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ दीज मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू ना। देखो ये बोल रहा है कि इस मेटल के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, जो मतलब क्यू मेटल है हमारा, इसकी वर्क फंक्शन निकालो। तो बेटा वर्क फंक्शन क्या होता है, एच इंटू न्यू नोट होता है, और एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.63 इंटू 10 टू द पावर बच्चे माइनस का 34, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू नोट, न्यू कितना है 6 इंटू 10 की पावर 14, जो आपके पास गिवन थी ना। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जूल में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी इसको बेटा डिवाइड मार दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 से, दिस विल बी कम्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। तो जो हमारा वर्क फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा इस वाले केस में वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट होता है, ठीक है। और एच न्यू नोट तो आप निकाल चुके हैं पहले से ही, ये कितना निकला हमारे पास, इसकी वैल्यू निकली है ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं इसको, एच को मन ले लेंगे यहाँ से न्यू माइनस न्यू नोट हो जाएगा। और इस बार फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, यही देखो 8 इंटू 10 की पावर 4 ना, एच की वैल्यू रखो बेटा 6.63 10 की पावर माइनस का 34, यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, माइनस में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 14 है। तो जो आपकी एनर्जी आएगी वो किस में आएगी बेटा, जूल में आएगी, और इसे आप फिर से डिवाइड मार दो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 से, दिस विल बिकम्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा जो आंसर आएगा यहाँ पे आप इसे चेक करना खुद से, तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चे वो आएगी हमारे पास 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बेटा 2018 और 19 में आया था बैक टू बैक, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ गया 31। ये बेटा आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है बच्चे। मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट फटाफट करा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है थोड़ा टाइम कम मिले, जल्दी जल्दी आप जो है क्वेश्चंस को फटाफट लगा ले, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस विच एनक्लोज इट ना। ये बोल रहा है कि जो आपका फ्लक्स है, यदि आपका क्यू चार्ज जो अंदर है वहां पे फ्लक्स के अंदर रखा हुआ है ना, वो जो है जो फ्लक्स है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता सरफेस की ना। आपको जस्टिफाई करना है, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ बेटा क्या होता है, मान लेते हैं हम इसमें एक शेप मान लेते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो है दो सरफेस है, एक सरफेस मेरे पास ये है और दूसरा सरफेस है मेरे पास ये, अजीब सा ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ मैंने अंदर चार्ज रख दिया है इसके अंदर ना, क्यू चार्ज ना। ये सरफेस बच्चे S1 है, ये सरफेस क्या है S2 है।
तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार जो यहाँ ये जो सरफेस है ना, जो ये चार्ज है, यहाँ से जो लाइंस निकल रही है ये ऐसे, क्योंकि आपका प्लस चार्ज है तो नॉर्मल सी बात है अवे फ्रॉम द लाइंस जाएगी बाहर ना, लाइंस बाहर जा रही है ऐसी ऐसी। तो आप फील करते हैं कि यार जो लाइंस जो है S1 सरफेस को टच कर रही है वो सेम S2 को टच कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है कि लाइंस कितनी आ रही है ना, न कि आपका सरफेस एरिया कैसा है कैसे नहीं है, या फिर सरफेस की शेप कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो केवल और केवल चार्ज पे डिपेंड करता है। तो पहली लाइन तो बेटा आप क्या लिखेंगे इसमें, मैं आपको लिख देता हूँ इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे आप। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ क्यू, फॉर गिवन क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या फिर आप नॉर्मली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिनेंट जो चल रही है यहाँ से ना फ्रॉम द सरफेस S1 एंड S2 आर सेम, आर डिपेंड्स ऑन चार्ज, डिपेंड्स ऑन क्यू, नॉट ऑन सरफेस। ठीक है बेटा, नॉट ऑन शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात क्या है, आपको साफ दिख रहा है कि जो गोस थ्योरम है, गोस थ्योरम क्या बोलती है कि यार जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है बेटा चार्ज सरफेस के अंदर कितना है, कि विद इन द सरफेस चार्ज की वैल्यू कितनी है। जो फ्लक्स है वो क्या आता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन आता है। देखो यदि मैं S1 सरफेस से फ्लक्स लिखूंगा तो भी चार्ज क्यू अंदर है, यदि मैं S2 से देखूंगा बेटा तो सरफेस कैसा ही बना लो आप ना, लेकिन यदि क्लोज सरफेस है आपका तो शेप और साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है बेटा, तो इसका प्रॉपर आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, in the given figure below find the equivalent capacitance of the capacitor network between points A and B। आपके पास देखो यहाँ पे एक सर्किट गिवन है, एक A C1 C2 C3 C4 C5 ना, यहाँ पे A पॉइंट है और ये वापस यहाँ A लगा दिया ना, वोल्टेज लगा रखा है बेटा 7 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है ना। आपसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का। देखो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस सर्किट में कि देखो जो C1 और C2 है वो कर रखे हैं बेटा शॉर्ट सर्किट ना। शॉर्ट का मतलब होता है कि एक वायर जोड़ दी सीधा यहाँ से लेके अगले पॉइंट्स पे ना, तो जो आपका चार्ज है बेटा वो जो फ्लो करता है वो छोटे से छोटा रास्ता इख्तियार करता है चलने के लिए, जो करंट है ना आपका। तो इसलिए क्या होगा, जो आपका यहाँ से मान लो वोल्टेज यहाँ से करंट आएगा तो वो सीधा यहाँ से निकल जाएगा, इसका मतलब इनका कोई यूज ही नहीं है। इसी तरह सेम ये कर रखे हैं शॉर्ट सर्किट ना, इनका भी कोई यूज नहीं है। तो आपको बेटा नेट कैपेसिटेंस क्या बचा, केवल और केवल C बचा बस। तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना बन गया, C3 बन गया ना, और C3 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4 माइक्रोफेरेड आ गया। फिर आपसे क्या पूछा गया बी वाले पार्ट में, बी पार्ट में पूछा गया बेटा आपसे मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, मतलब आपको क्यू की वैल्यू बतानी है। तो क्यू क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी भी होता है, और सी तो हमें पता है ऑलरेडी कितना है, 4 माइक्रोफेरेड है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है, इंटू वोल्टेज आप 7 सप्लाई कर रहे हैं तो 7 चौके 28, तो बेटा हो गया 28 माइक्रो कूलम। नेट चार्ज आपका कितना निकल रहा है, इतना निकल रहा है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, तो बेटा एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। आप यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू सी तो हमारे पास वही 6 है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये नेट सी आ गया हमारे पास। और वी की वैल्यू कितनी है 7, 7 इंटू 7 ये आ जाएगा 49 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये आएगा आंसर 98 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 जूल, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है। इसके और वाले पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं यार, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक डाइपोल है, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस क्यों, ये आपका प्लस क्यों ना। ठीक है, इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है पी ना, तो आपको बताना है कि डायपोल की वजह से इसकी और इस पूरे की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना बनेगा। ये बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ही पहला डेरिवेशन है बेटा ये ना, इसे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक डेरिवेशन की वीडियो भी डाल रखी है, 1 to 4 चैप्टर की एक ही उसमें है। उस वीडियो के अंदर सारे डेरिवेशन है आपके पहले 4 चैप्टरों से रिलेटेड ना, जो भी आपके बन सकते हैं। ठीक है बेटा, जिसने वो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। ठीक है बेटा, प्लेलिस्ट में उसकी वैल्यू वो है वीडियो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चे क्या लिखा है, टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल ए बी एंड सी डी
each of dipole moment P are kept at an angle of 120 डिग्री एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपके पास देखो यहाँ डायग्राम गिवन है, यहाँ पे आपके दो डाइपोल लगा रखे हैं, ए बी है एक तो हमारा ए और बी। तो देखो ए और बी का जो डाइपोल मोमेंट है वो कहाँ हो जाएगा, माइनस क्यू से प्लस की तरफ, वो इधर हो जाएगा ऐसे ऊपर अपना। तो यहाँ बेटा डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हो गया, ये मान लो P1 है आपका। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सी और डी है तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये यहाँ पे बेटा ये आपका ऐसे था, ये कहाँ हो गया, नीचे की तरफ हो गया, इसे मान लो P2 और दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ये भी P और ये भी हमारा क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। देखो बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है, 120 है, तो यहाँ एंगल हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ से आप नेट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, यदि दो वेक्टर क्वांटिटी एक डिग्री पे लगे हुए थीटा पे ना, तो उनके बीच में जो रिजल्टेंट आता है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, या तो हम लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वो वाला, या फिर हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये P1 स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी कोस थीटा। तो 2 इंटू ए बी हमारा P है और बी भी हमारा P है, और कोस हमारा कितना है बेटा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2p स्क्वायर प्लस का आगे बच्चे 2p स्क्वायर इंटू कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोस 120 होता है माइनस का 1/2। ये आपका माइनस से माइनस कटा, एक माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास नेट कितना आ गया, पी ही आ गया ना। तो जो नेट आपकी डाइपोल मोमेंट है वो कितनी आ गया, आंसर पी आ गया। ठीक है, ये पूछा गया था इसमें, इफ दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ना। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस ना, आपको टॉर्क और किसकी, टॉर्क जिधर लग रहा है उसकी वैल्यू और टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो बेटा आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता ही होगा, ये होता है P क्रॉस E ना। ठीक है, ये आपके पास P क्रॉस E ना, और जो ये P क्रॉस E इसमें से खोलूंगा, दिस विल बी PE साइन थीटा। यदि मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, दिस विल बी P क्रॉस E, आ गया हमारे पास PE साइन थीटा। थीटा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। देखो आपको साफ साफ दिया गया है अभी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, और बेटा देखो जो आपकी डाइपोल मोमेंट है नेट कहाँ बनेगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है यहाँ पे ना, ये हो गया नेट, इनकी डाइपोल मोमेंट कहाँ पे आएगी, वो आ जाएगा भाई यहाँ पे, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं जाएगा इस तरफ ऐसे ना, ये आपका पी नेट यहाँ पे आ गया। तो आपका ये वाला एंगल पूछ रहा है ना, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा सोच के। तो देखो बेटा इस एंगल की वैल्यू के लिए आप क्या काम करेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करो बेटा, ये वाला एंगल कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है ये ना, और नीचे भी ये 90 है, इसका मतलब ये वाला एंगल 30 बच गया। ठीक है बेटा, क्योंकि आप जो है इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल कितना आया, साइन 30 आ गया। सीधा आप साइन 30 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये बन गया PE साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो जो आपका नेट टाइप टॉर्क आ गया उसकी वैल्यू होगी P/2 ना। और यदि डायरेक्शन पूछी गई है तो बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है यदि P एक्स एक्सिस में है, P सॉरी वाई एक्सिस, नेट किस तरफ है, P एक्स में है और E वाई में है, तो आपका जो टॉर्क है वो कहाँ जाएगा, जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, A क्रॉस B वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो कहाँ आएगी, प्लस का जेड एक्सिस में आ जाएगी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्या बोल रहा है, नाइक्रोम एंड कॉपर। देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास दो वायर है, एक नाइक्रोम की है और एक है कॉपर की ना, सेम लेंथ है इनकी ना, इनकी लेंथ सेम हो गई, इनका रेडियस भी सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट आई इज पास थ्रू देम। तो बेटा करंट भी सेम हो गया क्योंकि सीरीज में लगे हैं ना, तो ये तीनों चीजें क्या है बच्चे, सेम है, लेंथ भी सेम है, रेडियस भी सेम है और करंट भी सेम है ना। आपसे पूछा गया है विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर ना, तो आपको हीट देखनी है। तो बेटा देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट होता है I²RT, ये हो गया हमारे पास। यदि मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करूं तो I² को I² छोड़ दो, R क्या हो जाएगा, रो L/A हो जाएगा, ये आपने पढ़ रखा होगा रजिस्ट्रेटिव वाले फॉर्मूले में ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम आ गया। ठीक है, अब आप खुद देखो, देखो रेडियस तो सेम है भाई, तो इसका मतलब एरिया सेम हो गया, लेंथ आपकी सेम है, करंट आपका सेम है, और डेंसिटी बची है आपकी ना। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी डेंसिटी जो आप देख रहे हैं, जिस जो हीट है वो डायरेक्टली किस पे हो गया, डेंसिटी के ऊपर आ गया ना। तो बेटा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसी में जो है हीट ज्यादा लगेगी, ज्यादा गर्म होगा वो ना। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो जो है जल्दी हीट अप नहीं होगा। तो आप देख लो फटाफट से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आपके पास जो है दो गिवन है क्या, नाइक्रोम और कॉपर ना। अब देखो जो कॉपर की बेसिकली डेंसिटी होती है वो कम होती है,
ठीक है। मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूँ जो नाइक्रोम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर के, इसलिए क्या होगा, ज़्यादा जल्दी गर्म कौन होगा बेटा, नाइक्रोम ना। तो नाइक्रोम में ज़्यादा हीट जाएगी एज कम्पेयर टू हीट इन कॉपर। ठीक है बच्चे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, आपके पास वोल्टेज गिवन है, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पता है 4 ओम है, इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यहाँ एक्सटर्नल कितने हैं, कैपिटल आर गिवन है। आगे क्या पूछा है, इफ द करंट इन द रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम, आपको आई की वैल्यू भी पता है 0.5 ओम है। क्या पूछ रहा है बेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड इंटर टर्मिनल वोल्टेज वी, आपको वी की वैल्यू बतानी है। देखो सीधा यहाँ से जो करंट का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं पहले ना, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर हो जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो ई इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू आर प्लस आर। सारी वैल्यू पुटअप करो फटाफट से, ये हो गया बेटा 12, आई हमें 0.5 पता है, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये प्लस का 4 आ गया। ठीक है, ये यहाँ से इधर पहुँचेगा हमारे पास, ये नीचे डिवाइड में पहुँच गया, तो ये हो गया 12 अपॉन में 0.5 इक्वल टू आर प्लस 4 आ गया। इसे ये काटो, 10 आ गया, 12 15 से काट दो इसको, 5 से सॉरी, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 24 में से 4 गया 20, तो इसका मतलब बेटा आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ओम है। तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आया कितना, हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, आपके आर की वैल्यू आ चुकी है। एंड पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज, तो बेटा उसके लिए आप फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल टू ई माइनस आई आर वाला। देखो आपके पास ई भी पता है, ये कितना है बच्चा, हमारे पास 12 है, आई की वैल्यू हमें पता ही है ऑलरेडी, आई कितना है 0.5 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 गिवन है, तो 4 पंजे 20, 2 कम कर दो, ये कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका और पार्ट देखो, और पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, स्टेट द टू किरचॉफ्स रूल यूज इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, हाउ आर दीज रूल जस्टिफाई, ना आपको दोनों लॉ के बारे में बताना है। देखो बेटा जो किरचॉफ्स के लॉ होते हैं बेसिकली वो दो होते हैं, एक होता है केसीएल, एक होता है बच्चे केवीएल। केसीएल क्या होता है, जिसे हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। केसीएल का मतलब होता है करंट, करंट सॉरी किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन रूल क्या बोलता है कि एट एनी जंक्शन, इट सेज एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर algebraic sum all the currents, algebraic sum of all the currents will be zero, will be zero। किसी भी एक जंक्शन के ऊपर जो सारा करंट आ रहा है ना, समेशन ऑफ आई, दिस विल बी जीरो होता है, ये बोलता है आपका क्या, जंक्शन रूल ना। ये किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इस पे बेस है ना। केवीएल क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना, ऐसे हम लूप रूल भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि किसी एक एक लूप के अंदर जो नेट वोल्टेज है ना, जिसे हम बोल देंगे एल्जेब्रिक, जैसे मैंने पीछे लिखा है पीछे वाले के लिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एनी जंक्शन, इन एनी लूप विल बी जीरो, विल बी जीरो। मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज कितना होना चाहिए एक लूप के अंदर, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है ना। ये तो हो गया ऊपर वाले पार्ट का आंसर। अब पूछ रहा है सेकंड, क्या पूछ रहा है, यूजिंग किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। ए कहाँ है बेटा आपके पास, ये रहा, और डी कहाँ है हमारे पास, ये रहा ना। इन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म बी और ई, इसमें से यदि कोई करंट फ्लो ना करे तो आपको जो है क्वेश्चन को कैसे डील करना है, पहली बात तो आप ये देखो। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि बेटा जो आपका करंट है, यदि मैं किसी जंक्शन पे देखूं यहाँ पे ना, यदि मैं ई या फिर ए पे देख ले, यहाँ पे देखो ई पे और इस पे ना, पहले तो आपको करंट की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन बनाओ पहले फटाफट, बैटरी से करंट निकालते हैं। ठीक है बेटा, मान लो ये आपके पास कितनी बैटरी है, एक यदि 4 वोल्ट की, यहाँ से I1 निकाल लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से बेटा I1 करंट निकाल लिया। ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से, जो ये वाला हिस्सा है। ठीक है बच्चे, अब देखो जरा फटाफट से दोबारा से, ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से हमारे I1 करंट लिया है मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो बैटरी है यहाँ भी पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ से I2 करंट नीचे ले आते हैं, यहाँ से I2 करंट आ गया, तो इस वायर के अंदर क्या आ रहा है, पूरे के I2 करंट आ रहा है।
इस जंक्शन बी पे पहुंचा, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, तो बेटा यहाँ क्या निकलेगा, इस तरफ जाएगा कितना, I3 ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, ये हमारा आ गया I1, पहले इक्वेशन का हमारे पास यही आ गई जो I3 है विच इज इक्वल टू I2 प्लस का I1 है। ठीक है, पहली इक्वेशन। यहाँ से I3 इधर पहुंचा, ये इस पूरे में इसमें I3 मूव कर रहा है इस वायर के अंदर, I3 यहाँ पे I3 और यहाँ चला गया I3, उसके बाद नीचे आ गया बेटा I2, इधर चला गया I1। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन बन गई करंट की। अब आपको पता है कि जो आपकी BE वाली बात है ना, इसमें बोला कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो I2 है इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। यदि आपका I2 जीरो हो गया इन BE ब्रांच के अंदर ना, तो इसका मतलब I2 जीरो होते ही यहाँ पुट अप करो, तो जो I3 है वो किसके बराबर आ गया, I1 के बराबर आ गया। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपसे पूछा था A और D के बीच में ना, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा वोल्टेज रूल लगा दीजिए बस, यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप ना। किस किस के अंदर लगाएंगे आप, देखो जो आपका सर्किट गिवन है AFEB, इसमें लगा देते हैं, इस वाले में ना, ये सही रहेगा, छोटा सा लूप ले लेते हैं AFEBA। ठीक है, जब आप यहाँ से वोल्टेज रूल लगाते हैं आपका, तो वोल्टेज रूल क्या बोलते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर जो आपका नेट वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है बेटा, चलो लगाओ फटाफट से ना। अब देखो यहाँ आप यहाँ करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए से लेके आप एफ पे जा रहे हैं, पहले ना रेजिस्टेंस आपका बीच में आ गया, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट, क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ये बन गया 2 इंटू I3। आगे बढ़ जाओ, अब हमारे पास बैटरी आ गई, बैटरी का वोल्टेज क्या है, जो प्लेट पहले पड़ेगी, माइनस प्लेट पहले पड़ रही है, तो बेटा माइनस का 1 आ गया। फिर यहाँ से आप फिर यहाँ आ जाओ, तो बेटा ये फिर से आ गया प्लस का 3 इंटू I3। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है आपके पास, इसमें I2 करंट है, लेकिन I2 की वैल्यू जीरो है बेसिकली ना। ठीक है, तो उसे मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से ना, तो I2 वाला टर्म बेटा ये हटा दिया मैंने यहाँ से, इसमें कोई करंट नहीं आया, इसके रेजिस्टेंस के अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब यहाँ बैटरी आ गई, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पे प्लस का 3 लिख लेते हैं, सॉरी ये माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि बैटरी पहले बेटा माइनस आ रहा है ना, यहाँ पहुँच गया, उसके बाद बैटरी का -6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये क्या बोल रहा है, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 और 3 5 हो गया, 5I3 माइनस का 1 और -6 7 और 3 10, तो बेटा ये हो गया 10 हमारे पास, तो 5I3 इक्वल टू हो गया 10। तो बेटा I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई हमारे पास ना। ठीक है, तो आपका करंट निकल गया 2 एम्पियर, और इसका मतलब I3 2 है, इट मीन्स क्या है कि I1 भी आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि बेटा दोनों जो है बराबर है, I1 और I3 ना, तो I1 भी हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था A और D के वोल्टेज ना, सीधा आप इस ब्रांच से आ जाओ, A से F, F से E और E से D सीधा। सो वोल्टेज जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू D, सीधा आ जाओ। ठीक है, A से F के बीच में देखो कितना वोल्टेज ड्रॉप है फटाफट से ना, तो ये हमारे पास VA हो गया इस पॉइंट का, माइनस में इसमें कितना हो जाएगा I3 इंटू 2, तो I3 इंटू 2 कितना होता है, हाँ जी I3 इंटू 2 कितना होता है बेटा, I3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे ना, तो VA माइनस का हो गया हमारे पास 2 इंटू I3 है, फिर प्लस का इसमें सीधा 1 वोल्ट आ गया, फिर हो गया हमारे पास माइनस का 3I3, फिर हमारे पास सीधा लास्ट में VD आ गया, और पूरा लूप यदि मैं बंद कर दूं दिस विल बी जीरो ना, मतलब मैं इस लूप के अंदर लगा रहा हूँ ऐसे, ये पूरा मैंने ऐसे लूप लगा लिया। ठीक है बेटा, ये वाला लूप लिया है मैंने ना। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप जब आप VA माइनस VD निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, सीधी सीधी वैल्यू पुट करो, 9 वोल्ट आ जाएगी बस। ठीक है, तो आपको I3 भी पता है, सीधे I3 की वैल्यू 2 पुट अप कर दी, तो सीधा क्या आ गया बेटा, 9 आ गया, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या बोल रहा है बेटा, डिफाइन वेव फ्रंट। तो बेटा देखो आपको पता है वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है कि लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। इसे आप अच्छे से रट्टा मार लेना, ये बहुत चांस है आने का इस तरह से। ठीक है, ड्रॉ द शेप ऑफ द रिफ्रैक्टेड, इसका मतलब डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर जाएगी रेज ना, रिफ्रैक्टेड यूज कर रखा है। ठीक है, वेव फ्रंट व्हेन द प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट अंडरगो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू रेयर मीडियम, हेंस प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब तक मैंने चौथा सैंपल, फोर्थ सैंपल पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, 2 हम कर चुके हैं, नहीं सॉरी बेटा, हम कर रहे हैं फिफ्थ वाला सैंपल पेपर सोल्व। अब से पहले हम 2 कर चुके हैं ओसवाल के, और बेटा तीसरा है ये हमारा किसका, एग्जाम आइडिया का ना। तीनों पेपर के अंदर, तीनों सैंपल पेपर में हमें ये कॉमन क्वेश्चन मिल रहा है कि स्नेल्स लॉ को प्रूफ करके दिखाओ, या फिर जो आपका वेव फ्रंट है
जो आपके हाइजेंस प्रिंसिपल है, हाइजेंस प्रिंसिपल की थ्योरी के बेस पे आप या तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाओ प्रूफ करके, या फिर लॉज ऑफ डिफ्रैक्शन दिखाऊंगा। और बेटा ये हर साल बोर्ड में भी आता है 3 मार्क्स में, ध्यान रखना, तो इसे आप अच्छे से ड्राइव कर लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को और डिफ्रैक्शन को प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसे मैं तो नहीं करके दिखा रहा क्योंकि ये डेरिवेशन है, इसे आप इजीली कर सकते हैं, ये बेटा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये न्यूमेरिकल है, इसे मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट से। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x। आपके पास जो है टोटल मैग्निफिकेशन कितनी है बेटा, m की वैल्यू है हमारे पास 30, ठीक है बेटा। इस डिजायर यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, आपके पास फोकल लेंथ ही पता है, ऑब्जेक्टिव की कितनी है 1.25 सेंटीमीटर, ये बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, आपके पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस भी पता है कितनी है बच्ची, 5 सेंटीमीटर है। हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द फाइनल इमेज फ्रॉम एट लीस्ट डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि आपको जो है आपकी जो फाइनल इमेज है वो कितने बननी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे बने। तो आपको जो है किस तरीके से आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेटअप करेंगे, मतलब उसमें जो है उन दोनों के बीच की जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका आई पीस है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, आप किस तरीके से रखेंगे, तो वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। चलो देखो फटाफट से ना, हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास m गिवन है, टोटल ये नेट मैग्निफिकेशन है, और हम जानते हैं कि जो m होता है बेटा वो होता है ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इनटू आई पीस की मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप फटाफट से आई पीस की निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको बोला गया है कि इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल वाली डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रही है 25 सेंटीमीटर पे। तो बेटा आई पीस की क्या हो जाएगा, 1 + d/f। ये आपको पता है जो इसका आई पीस होता है वो एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। तो ये बन गया 1 + 25 अपॉन में एफ ई की वैल्यू हमारे पास है 5, 5 से 5 कटा, 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। तो एम ई की वैल्यू 6 आ गया, यहाँ पे पुटअप कर दो, ये 30 आ गया, ये आ गया एम ओ इंटू 6। तो बेटा एम ओ की वैल्यू आ गई 5। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की भी आ गई और हमारे पास आई पीस की भी आ गई, ठीक है। अब दोनों की हमारे पास मैग्निफिकेशन आ चुकी है। अब इस हिसाब से हम यदि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का केस लेके यदि मैं फोकल लेंथ यूज करता हूँ 1/f = 1/v0 माइनस का 1/u0 ना, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मैग्निफिकेशन होती है वो m0 का फॉर्मूला यदि यूज किया जाए, m0 क्या होता है माइनस का v0/u0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी है 5 है, तो v0 की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 5/u0। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट अप करो, तो फोकल लेंथ ऑलरेडी आपके पास गिवन है, इसकी कितनी है 1.25। दिस विल बी 1.25 इज इक्वल टू 1 ये बन गया बेटा माइनस का 5u0, और ये ऑलरेडी माइनस का u0 है। यहाँ से आप u0 सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो ऑब्जेक्ट की सेपरेशन आ जाएगी वो बेटा हमारे पास आएगी सोल्व करके। इसे आप सिंप्लीफाई करना, ये आएगा बेटा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि मेरे पास u मिल गया तो मैं इसे यहाँ पुट अप कर देता हूँ, यहाँ से मैं इजीली v भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि बेटा v0 हमारे पास क्या है माइनस का 5 टाइम्स है किसके u के ना। तो u हमारे पास कितना है माइनस का 1.5 है, तो 15/75, तो बेटा ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो v0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास v0 भी आ गया, u0 भी आ चुका है, ठीक है। इसका भी हम यूज करेंगे उसमें जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सेपरेशन निकालेंगे, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की ना। सेम वे में मैं यदि यहाँ से आईपीस को उठाता हूँ, आईपीस की मैग्निफिकेशन फिर से आप यहाँ लेंस फॉर्मूला लगा दो 1/f = 1/v e माइनस का 1/u हो जाएगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो, तो जो यहाँ से हमें फॉर्मूला आएगा यू ई वाला, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा बेटा यू ई की वैल्यू आ जाएगी 25/6। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका UE है, UE क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये आपके पास बेटा आई पीस है। इसने जो है अपनी इमेज बनाई थी कहाँ पे, इसने जो है इमेज यहाँ बना दी थी, यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया था VO आया था, ये हमारे पास UE है। और जो दोनों के बीच की सेपरेशन है किस किस के, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की, वो उसे बोलते हैं हम ट्यूब लेंथ L। तो बेटा यहाँ पे L कितना हो जाएगा, L हो गया हमारे पास V0 प्लस का U इंटू ई, दोनों को ऐड कर दो। तो V0 की वैल्यू हमें पता ही है कितना है 7.5 है, प्लस में हमारे पास ये है 25/6। तो 6 से काट दो इसे, 6 चौक 24 बेटा 4 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 11.67 सेंटीमीटर। तो जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, जो ट्यूब लेंथ की वैल्यू है, जो दोनों लेंस के बीच की सेपरेशन है बेटा वो कितनी होनी चाहिए 11.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, इसका और पार्ट देख लो। और पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर आइडेंटिकल।
ओके, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जो इनका एम्पलीट्यूड है वो सेम है, ठीक है बेटा, इंटेंसिटी सेम है। देन इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन में वेरी बिटवीन 0 and 4 times टू द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट ना। ये बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी बनेगी नेट वो कितनी बनेगी, 4 टाइम्स बनेगी। ये मुझे प्रूफ करना है। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ फटाफट, छोटा सा है ये ना। आपने बेटा देखो टोटल इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटर साइंस में, दिस विल बी I1 प्लस का I2 प्लस का 2√I1 इंटू I2 कोस फाइव, ये आता है हमारे पास ना, ठीक है बेटा। अभी आपसे बोला गया आइडेंटिकल है, इसका मतलब इंटेंसिटी सेम है। तो मान लो कि जो I1 है वो I2 के बराबर है, अब विच इज इक्वल टू क्या है बच्चे, I0 है। तो ये भी I0 बन गया, ये भी आपका I0 बन गया, ये आपका बन गया 2 इंटू रूट के अंदर I0 इंटू I0 कोस ऑफ फाइव, और I0 बन गया, ये बेटा 2I0 बन गया, यहाँ पे भी आपका ये 2I0 आ जाएगा, ये आगे बेटा कोस ऑफ फाइव। इसे आप सिंप्लीफाई करो फटाफट से, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 2I0 यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस कोस ऑफ फाइव। अब बेटा 1 प्लस कोस फाइव क्या होता है, ये 2I0 तो यहाँ पे है ही, ये बन गया हमारे पास 2 इंटू कोस स्क्वायर 5/2। 1 प्लस कोस फाइव होता है बेटा 2 इंटू कोस स्क्वायर 5/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया बेटा, जो आपकी नेट इंटेंसिटी आ गई वो आ गया 4I0 कोस स्क्वायर 5/, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यदि वो आइडेंटिकल है, इट मीन्स क्या है, दोनों के बीच की यदि मैं इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम देखूँ ना, यदि मैं देखता हूँ कि जब आपका फाइव की वैल्यू 0 है, इफ फाइव इज इक्वल टू 0, तो बेटा 5 0 होते ही कोस 0 1 होता है, तो जो आपकी इंटेंसिटी है वो पीक कितना बनेगा, वो हो गया हमारे पास 4 टाइम्स I0। ये पीक हो गया 4 टाइम्स आ गया हमारे पास, जो पूछा था इसने ना। यदि मैं 5 की वैल्यू 90 कर देता हूँ बेटा, 5 की वैल्यू आप 90 कर दीजिए इसमें, तो जो इंटेंसिटी है वो कितनी बन जाएगी, मिनिमम बन जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंटेंसिटी है एक पर्टिकुलर आइडेंटिकल स्लिट्स के लिए क्या होती है, 0 और 4 के बीच में पड़ती है, ठीक है। आगे पूछा है, ये जस्टिफाई हो गया बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया हमने इसका ना। आगे पूछा है ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ फेज एंगल व्हेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू द कोहेरेंटली इल्यूमिनेटेड सिंगल स्लिट। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि डिफ्रैक्शन वाले पैटर्न में आपको सिंगल स्लिट के लिए जो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आपको पता है बेटा कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, इसमें डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, केवल सेंटर पे मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, सेंटर पे मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी घटनी शुरू हो जाती है। ये मान ले बेटा ओ है आपका, यहाँ इसकी पीक इंटेंसिटी है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ ये मिनिमा आएगा, फिर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर यहाँ मिनिमा, फिर थोड़ी सी इंटेंसिटी कम, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका। इस तरह बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये सेम, ये वाला पीक और ये वाला पीक सेम रखना है, ये वाला पीक और बेटा ये अगले वाला पीक सेम रखना है, ये वाला पीक और ये वाला पीक सेम रखना है। तो बेटा ये है इसका इंटेंसिटी पैटर्न का ग्राफ, ठीक है। ये आपका 0 है, यहाँ ऊपर तो आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ आपकी सेपरेशन आ गई। तो जो पहला मिनिमम बनता है वो बनता है बेटा लैम्डा बाई ए पे, दूसरे वाला बनता है 2 लैम्डा बाई ए, तीसरे वाला बनता है 3 लैम्डा बाई ए, इसी तरह माइनस में यहाँ आ जाएगा लैम्डा बाई ए माइनस का 2 लैम्डा अपॉन ए, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम आगे सीधा केस बेस्ड स्टडी के ऊपर ना। सेक्शन ई है हमारा, ये 4 मार्क्स की 2 केस बेस्ड स्टडी आपके पेपर में आएगी। देखो बेटा पहला ये सीधा किस पे, मिराज पे बेस है, इसका मतलब टीआईआर की एप्लीकेशन नहीं है ना, उस पे बेस क्वेश्चन नहीं है ना। पढ़ते हैं फटाफट से। पहला क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज। देखो बेटा ये तो सीधा टीआईआर ही हो गया, क्योंकि टीआईआर की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एप्लीकेशन है ये ना। ये बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन द डेजर्ट किस पे बेस होता है, सीधा सीधा टीआईआर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर। देखो बेटा आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कि ग्लास की वायर होती है जिसमें 2 कांच की ग्लास वो होती है ना। ये मान लो एक है आपके पास, और दूसरा क्या है, दूसरी आपकी एक और लेयर होती है इसमें कांच की ऐसी ना, ठीक है। और इसके ऊपर जो है बफर कोटिंग होती है। जो अंदर वाला ये कांच है ना, इसको बोलते हैं बेटा कोर, जो बाहर वाला है इसे बोलते हैं क्लेडिंग। अब इसकी कंडीशन होती है कि इसमें यदि यहाँ पे लाइट इसमें एंटर करती है, यहाँ से मान लो किसी डिग्री पे लाइट एंटर करी है, तो लाइट जो है अंदर ही अंदर बेंड होना शुरू करती है। लेकिन वो तब करती है यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो बेटा जो कोर का है ना वो ज़्यादा होना चाहिए क्लैडिंग के लिए ना, तभी जाके आपको जो है क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, तभी आपका टीआईआर फॉर्म होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है
दैट मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए बेटा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये कंडीशन बहुत जरूरी है, तभी आपका TIR होगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन एन ऑप्टिकल फाइबर इफ M1 एंड N2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर के क्या है बेटा N1 है और क्लैडिंग का गिवन है आपको N2 ना। सो विच वन ऑफ द हैज ग्रेटर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा आपको पता है N1 का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्लैडिंग कोर का ज्यादा होगा तभी जाके TIR फिनोमेना होगा। तो N1 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए N2 होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए डाइवर एट ए डेप्थ 12 मीटर इनसाइड वाटर। आपके पास जैसे मान लो पानी है ये ना, ठीक है, ये 12 मीटर नीचे है। इनसाइड वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है हमारे पास ना, ठीक है। सीज द स्काई इन ए कोनिकल व्यू। जब वो यहाँ से देखता है तो आप उसको क्या है, उसको इस शेप का, ये कोनिकल शेप का जो है ऊपर आकाश दिखता है, ठीक है। एट एट वोट सेमी वर्टिकल एंगल, आपको ये एंगल थीटा निकालना है ऑफ द कोनिकल व्यू थ्रू विच ही विल सी द स्काई। किस एंगल से वो जो है निकाल देख रहा है ना। तो आपको पता है बेटा TIR हो रहा है तो इतना ही देख सकता है वो ना। इससे जो यहाँ से जो है 90 डिग्री चली जाएगी, R की वैल्यू 90 डिग्री इस एंगल पे, तो ये IC हो जाएगा। यदि मैं यहाँ म्यू का फॉर्मूला लगा दूं, दिस विल बी 1/sin IC। तो आपको sin IC ही पूछ रहा है तो 1/sin IC इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/म्यू हो जाएगा। और म्यू क्या हो जाएगा, आप डेंसर टू रेयर आ रहे हैं ना, देखो आप ग्लास यहाँ वाटर में से एयर में जा रहे हैं आप ना, तो वाटर से एयर जाएगी तो क्या बन जाएगा, तो दिस विल बी, यहाँ जाएगा वाटर टू एयर। इसे आप उल्टा कर दीजिए तो एयर टू वाटर पढ़ेंगे इसको ना, तो वाटर का ऊपर आ जाएगा बेटा, वो कितना गिवन है हमें, वाटर 4/3 गिवन है, तो यहाँ आ गया ये 3/4 आ गया, ठीक है बेटा। तो साइन IC की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो IC आया दिस विल बी साइन इनवर्स 3/4। और जो साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, वरना छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है बेटा। अगला इसका और वाला पार्ट क्या बोल रहा है, डायमंड इज इमर्ज इन सच ए लिक्विड। देखिए जो डायमंड है आपके पास वो जो है एक ऐसे लिक्विड में डाला गया, हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ओके, देन व्हाट हैपेंस अबाउट द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड लिक्विड इंटरफेस। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है डायमंड और लिक्विड का इंटरफेस ना। देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं। मान लो कि जब आपका लिक्विड और डायमंड की बात करते हैं तो लिक्विड टू रेज कहाँ जा रही है, डायमंड में जा रही है, तो उसका मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल कितना है sin C है ना। तो यहाँ से यदि मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो आप क्या बनेगा, ये म्यू डी अपॉन में म्यू एल आ जाएगा डायमंड बाय लिक्विड, दिस विल बी 1/sin C आ गया पहली इक्वेशन। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, डायमंड और वाटर का इंटरफेस ना, इस बार क्या है वाटर टू डायमंड में जा रही है रे ना, वाटर टू डायमंड, दिस विल बी 1/sin ऑफ C डैश मान लेते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास डायमंड का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, दिस विल बी 1/sin C डैश। ये बन गया हमारे पास ना। दोनों इक्वेशन से आप ऑब्जर्व करेंगे कि यदि मैं दोनों से फील करूं कि जो आपको गिवन था क्या चीजें, आपको बेटा देखो पहले यहाँ गिवन है कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर है किससे, एज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ना। मतलब आपको गिवन क्या है कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर से ज्यादा है, जो म्यू की वैल्यू है लिक्विड वाले केस में क्या है वाटर से ज्यादा है। यदि ऐसा है दोनों को डिवाइड मारेंगे तो आप देखते हैं कि जो C आता है हमारा वो ग्रेटर देन आता है C डैश से। इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई ना। इट मीन्स क्या है कि जो डायमंड और लिक्विड का C क्या था, इसका था ना लिक्विड और डायमंड का। इसका मतलब आप फील करते हैं कि जो डायमंड और लिक्विड का जो आपका क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डायमंड और वाटर के इंटरफेस से, ठीक है बेटा। तो लिक्विड वाला ज्यादा रहेगा म्यू की वैल्यू L और D वाली एज कम्पेयर टू लिक्विड और वाटर और डायमंड की केस का, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले केस बेस स्टडी देखते हैं। ये क्या बोल रही है, ये बेटा फोटो डायोड पे बेस है, ठीक है। लेकिन फोटो डायोड आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वो इज द फोटो डायोड ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन ना। देखो बेटा ये क्वेश्चन ना पहले बहुत आया करता था कि भाई फोटो डायोड जो है रिवर्स बायस में क्यों काम करता है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ उसका छोटा सा आंसर बेसिकली। क्यों क्या होता है कि इट इज इजियर टू ऑब्जर्व चेंज विद द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी ना। आपको क्या होता है जैसे जैसे आप हल्की सी लाइट की इंटेंसिटी डालते हैं तो आपको हल्का हल्का करंट में चेंज नजर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ती है ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो ये माइक्रो एमीटर लगा रखा है ना, ये जो है थोड़ा थोड़ा स्लाइटली करंट दिखाता है हल्की सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ना। तो इसलिए जो है वो हमसे रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं, ठीक है।
सेकंड क्या बोल रहा है, इन द गिवन डायग्राम इज द डायोड डी फॉरवर्ड और रिवर्स। ना देखो बेटे, आप आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ देखो, इस इधर बड़ी प्लेट है, यहाँ छोटी प्लेट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये डायोड जो लगा रखा है ये होता है पी हमारे पास, ये होता है एन। तो एन यहाँ कहाँ जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है। इसका मतलब एन आपका, एन का वोल्टेज ज्यादा है, इट मीन्स दैट इज द रिवर्स बायस ना, ये आपकी रिवर्स बायस हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक curve for a photodiode for the different illumination intensity I1 is less than I2। मतलब I2 आपका ज़्यादा है, तो बेटा जो इसका ग्राफ बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। और वो कैसे बनता था, ये आपके पास V है, ये बच्चे आपके पास करंट है। तो अलग अलग इंटेंसिटी ग्राफ कैसे बनता था, ये ऐसे एक इंटेंसिटी हो गई, फिर अगली इंटेंसिटी ये है, फिर एक और इंटेंसिटी ये है। तो मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। जितना जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाते थे उसी रेशियो में जो है करंट की वैल्यू बढ़ जाया करती थी। ठीक है बेटा, ये आपका ग्राफ बनता था ऐसे इसका, किसका, फोटो डायोड का ना। फिर आगे पूछा है, एन पी एन जंक्शन डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद ए बैंड गैप ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास यहाँ एनर्जी गिवन है, कितनी है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दिस विल बी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेवलेंथ। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो बेटा, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। आपको लैम्डा निकलवा रहा है तो दिस विल बी एच सी अपॉन में ई हो जाएगा। तो बच्चे एच की वैल्यू पता ही है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 4 हो गया, इंटू सी की वैल्यू बेटा डाल दो, 3 10 की पावर 8 हो गया, डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है बेटा, 2.5 इंटू ये बोला कि किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। तो बेटे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट आएगी कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने सैंपल पेपर नंबर 3 सोल्व किया है, किसका, एग्जाम आइडिया का। तो वीडियो आपको कैसी लगी बेटा जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आपको पता ही है बेटा हमारा टारगेट क्या लेके चल रहे हैं हम, 95 प्लस का। तो किसी बच्चे को हार नहीं माननी है, टारगेट के लिए जो है अपनी जी जान लगा देनी है बस ना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।